हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा जो एग्जाम है जैब, इसका जो पेपर 1 है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसका मॉड्यूल बी दैट इज फंक्शंस ऑफ बैंक का टॉपिक नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। अब एज अ बैंकर आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये टर्म क्लियर होगा कि नॉन परफॉर्मिंग असेट्स क्या होते हैं। बेसिकली अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स का मतलब वो असेट्स, वो लोन्स, वो लेंडिंग जो कि अब हम बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट हो गई है, जिनसे मनी रिकवर नहीं किया जा रहा है, वो जो है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स के जो है क्राइटेरिया में आ जाते हैं। नाउ क्या कोई भी जो पर्टिकुलर लेंडिंग है, कोई भी जो बोरोअर है, वो अगर मनी नहीं रिटर्न करता है तो क्या वो सारे एनपीए होते हैं? नॉट नेसेसरी। अब इसमें क्या क्राइटेरिया होता है? तो बेसिकली कुछ टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब चलो मान लीजिए कि एनपीए हो गया है कोई भी एक पर्टिकुलर जो है लोन वगैरह। अब उसके बाद में क्या प्रोसीडिंग्स होती है? क्या उसे बैंकर के पास में डायरेक्टली राइट होता है कि वो उसे वो जो भी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखी गई है एज अ मॉर्गेज उसे डायरेक्टली सेल आउट कर दे, या कुछ प्रोविजंस के हिसाब से होता है? तो बस यही सारी चीजों को जो है हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग इसके मीनिंग से कि बेसिकली एनपीए में क्या क्या चीजें, कौन कौन से असेट्स जो है वो कंसिडर किए जाएंगे, एंड देन वन बाय वन हम जो ये सारे प्रोविजन है ये देख लेंगे। So an asset, including a leased asset, becomes an NPA when it ceases to generate income from a bank. An NPA is a loan or an advance where the interest or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan। ठीक है, बहुत ही स्पेसिफिकली बोला गया है कि टर्म लोन की रिस्पेक्ट में अगर किसी भी उस लोन पर 90 डेज तक, ओके 90 डेज का टाइम पीरियड दिया है, दैट मीन्स कि हम इससे जो है अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल बोल देंगे 3 मंथ्स, ठीक है। सो 90 डेज के टाइम पीरियड तक या तो उसमें इंटरेस्ट का रीपेमेंट नहीं हुआ है, ओवरड्यू हो गया है इंटरेस्ट, या फिर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। अब इस चीज को ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं होती है, इंटरेस्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। दैट मींस इंटरेस्ट भी ओवरड्यू हो सकता है, उस ओवरड्यू की वजह से भी वो उस पर्टिकुलर एसेट को एनपीए बोला जा सकता है। सो एन अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, ठीक है। एक जो अकाउंट है वो आउट ऑफ ऑर्डर रह रहा है। अब इस टर्म का मतलब क्या होता है आउट ऑफ ऑर्डर का? तो इस आउट ऑफ ऑर्डर को आगे हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। पहले एक काम करेंगे, पहले आउट ऑफ ऑर्डर को पढ़ लेते हैं और फिर वापस इस पर आते हैं। तो आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस का मतलब है एन अकाउंट ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इज द इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर और ऑफ फॉर 90 डेज, ठीक है। तो बस आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब वही है कि ऐसा कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो कि कंटिन्यूअसली, मतलब कि पूरे 90 डेज में कभी वो कम नहीं हुआ, कंटिन्यूअसली 90 डेज के लिए जो है वो सैंक्शनड अमाउंट या सैंक्शन लिमिट से एक्सेस रहे, अगर दैट मींस जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो मनी आना चाहिए वो अगर 90 डेज तक जो है आउट ऑफ ऑर्डर रहेगा, दैट मींस आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो उस पर्टिकुलर एसेट को या उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। सो यहां पर आया एन अकाउंट रिमेन्स आउट ऑफ ऑर्डर फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 days in respect of an overdraft or cash credit, that is OD or CC, ठीक है। A bill remains overdue for a period of more than 90 days in cash of in case of bills purchased and discounted। कोई भी अगर बिल ओवरड्यू है 90 डेज से ज्यादा, देखो 90 डेज को तो बिल्कुल बेसिस मान लीजिए कि 90 डेज जो है वो वहां पर आएगा ही आएगा। सो अगर कोई भी बिल ओवरड्यू है 90 डेज से ज्यादा, तो ऐसे केस में भी जो है वो बिल क्या हो जाएगा, या वो जो पर्टिकुलर एसेट है उस बिल को भी एसेट कहा जाएगा, उसे जो है एनपीए माना जाएगा। एन इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट देयरऑन रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। अब अगर क्रॉप के बेसिस पर जो है लोन वगैरह दिया गया है, तो कोई भी इंस्टॉलमेंट किसकी, प्रिंसिपल की या फिर इंटरेस्ट की, जो कि ओवरड्यू रहती है 2 क्रॉप सीजन के लिए। अब जहां पर बाकी चीजें थी 90 डेज माना, लेकिन जब एग्रीकल्चर या क्रॉप लोन्स की बात आती है तो क्रॉप लोन्स में अगर जो 2 क्रॉप सीजन है वो निकल गए हैं, फिर भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का जो ओवरड्यू अमाउंट है वो अगर जो है रीपे नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में भी जो है उसे क्या माना जाएगा, उसे एनपीए माना जाएगा, ठीक है। then an installment of the principal or the interest thereon remains overdue
फॉर वन क्रॉप सीजन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स, ठीक है। तो अगर जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स है उसमें एक क्रॉप सीजन कंसिडर होगा। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप लोगों को याद रखनी है, आप लोगों को जो है अच्छे से पता होनी चाहिए। ये जो है बिल्कुल एमसीक्यूज के बेसिस पर पूछे जा सकते हैं कि अगर शॉर्ट क्रॉप लोन दिया गया है तो उसमें कितने क्रॉप सीजन या उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है। अगर जो है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स पर है तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ओवरड्यू जो है वो वन क्रॉप सीजन का रहेगा, ठीक है। दैट मींस कि यहां पर बेसिकली यही चीज को कंसिडर किया जाता है कि इसमें भी जो टाइम पीरियड है वो समथिंग अराउंड 90 डेज के आसपास हो, क्योंकि लॉन्ग जो है ड्यूरेशन क्रॉप्स अगर हम बोल रहे हैं तो वो कुछ 4 या 5 मंथ्स की होगी, ठीक है। तो 4-5 मंथ्स का जो है क्या दे दिया, एक जो है लीज दी जाती है, देखा जाता है। वहीं अगर हम शॉर्ट क्रॉप पीरियड की बात करें या शॉर्ट क्रॉप जिनका ऐसे क्रॉप्स जिनका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, अगर उसकी बात करें तो उनमें जो है वो क्योंकि जल्दी जल्दी हार्वेस्ट हो जाती है इसलिए उसमें दो जो है क्रॉप सीजन लिया गया, क्योंकि 2 क्रॉप सीजन विल बी इक्वल टू लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप ऑफ 1 सीजन। In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of the derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 years from the specified due date for payment, ठीक है। अगर कोई भी derivative transactions है तो ऐसे केस में जो overdue receivables हैं ये क्या represent करेंगे, positive mark-to-market value of the derivative if these remain unpaid for 90 days from the specified due date of payment, ठीक है। अगर कोई भी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन है तो उसमें भी जो है 90 डेज का जो है एक पीरियड कंसिडर किया जाएगा। बैंक शुड क्लासिफाई एन अकाउंट एज एन एनपीए ओनली इफ द इंटरेस्ट चार्ज ड्यूरिंग एनी क्वार्टर इज नॉट सर्विस्ड फुली विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ अ क्वार्टर। ऑल राइट, तो जो है एनपीए कब बोला जाएगा, जब अगर उस पर्टिकुलर क्वार्टर का जो 90 डेज का टाइम पीरियड दिया, दैट मींस 3 मंथ्स, तो वो जो क्वार्टर है उसमें अगर जो इंटरेस्ट है, जैसे कि इसमें इनिशियली ये जब क्वार्टर स्टार्ट हुआ जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी को ये जब क्वार्टर स्टार्ट हुआ तब यहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट था, ओवरड्यू था 35,000 का, एंड वो देखा जा रहा है कि मार्च 31 तक भी जो है उस पर्टिकुलर अकाउंट में ये 35,000 का ओवरड्यू बिल्कुल है, ये वाला जो प्रीवियस से आया, और उसके अलावा इस टाइम पीरियड का भी उसमें ऐड हो जाएगा तो वो इंटरेस्ट ओवरड्यू का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। बाकी जो है यहां से क्लियर हुआ कि ये वाला जो 35,000 है वो भी यहां से जो है अभी तक डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब कि प्रीवियस वाले का पेमेंट नहीं हुआ है अभी तक। तो ऐसे केस में ऐसे अकाउंट्स को क्या बोला जाएगा, ऐसे अकाउंट्स को जो है एनपीए कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। देन आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस की अगर बात की जाए तो अभी अभी हम लोगों ने समझा कि अगर कोई भी जो है अकाउंट वो अगर जो अकाउंट है वो अगर क्या रहता है उसमें जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो अगर 90 डेज से ज्यादा जो है कंटिन्यूअसली क्या रहेगी, सैंक्शन लिमिट के ज्यादा रहेगी, तो ऐसे केस में उन ट्रांजेक्शन्स को आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाएगा। इन केसेस वेयर द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द ऑपरेटिंग अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर बट देयर आर नो क्रेडिट्स कंटिन्यूअसली फॉर 90 days as on the date of balance sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as out of order, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जहां पर आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है किसी भी ऑपरेटिंग अकाउंट में वो अगर सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर के नीचे रहता है लेकिन देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज, दैट मींस फर्स्ट वाला हमने देखा कि सैंक्शन लिमिट के ऊपर रह रहा है आउटस्टैंडिंग अमाउंट। अब सेकेंड केस में हम देख रहे हैं कि सैंक्शन लिमिट के अंडर है क्या आउटस्टैंडिंग अमाउंट, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो 90 डेज है कंटिन्यूअस 90 डेज तक जो है कोई भी काइंड ऑफ जो है उसमें क्रेडिट हम नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई भी काइंड ऑफ क्रेडिट नहीं हुआ है अमाउंट, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर को भी हम आउट ऑफ ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट और क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट जो है वो नहीं क्या किया गया है, नहीं रीपे किया गया है, तो ऐसे केस में भी उन अकाउंट्स को आउट ऑफ ऑर्डर कहा जाता है। नाउ इनकम रिकॉग्निशन कैसे किया जाएगा, एनपीएस में इनकम कैसे रिकॉग्नाइज की जाएगी, ठीक है, कैसे चेक किया जाएगा उस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले आता है इनकम रिकॉग्निशन पॉलिसी।
So the policy of income recognition has to be objective and based on the record of recovery. ठीक है, किस पर बेस्ड होनी चाहिए? रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी पर, कि क्या जो है रिकवरी का रिकॉर्ड रहा है किसी भी पर्टिकुलर एक एडवांस या लोन का. Internationally, income is not recognized from an NPA on an accrual basis, but it booked an income only when it is actually received. Therefore, the banks should not charge and take to the income account interest on any NPA. Fees and commissions earned by the banks because of renegotiations or rescheduling of outstanding debts should be recognized on the accrual basis over the period of time covered by the renegotiated or rescheduled extension of credit. ठीक है, तो जब भी इनकम रिकॉग्निशन की जाएगी तो ऐसे केस में जो है ऐसी इनकम जो कि एनपीए से जो है जनरेट हुई है, ठीक है, या इनकम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एन एनपीए ऑन द एक्रूअल बेसिस बट इज बुक्ड एज इनकम ओनली व्हेन इट इज एक्चुअल रिसीव्ड. अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो इंटरनेशनली जो है इनकम कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है इन एनपीएस पर या किसी भी लोन अकाउंट पर. अब देखिए सिंपल सी चीज है, एक बैंक है, एक बैंक ने क्या किया है, लोन दिया है, उस लोन पर कोई ना कोई क्या होगा, इंटरेस्ट भी होगा, राइट. तो ये इंटरेस्ट जो है ये बेसिकली एक बैंक की क्या है, ये एक बैंक की इनकम होती है. एक जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है बैंक का वो यही है, तो यहां से इनकम मिलती है. नाउ लेट्स से फॉर एन एग्जांपल बैंक ने लोन दिया लेट्स से फॉर ₹5 लाख. इस पर इंटरेस्ट अर्न कितना होगा, इस पे इंटरेस्ट अर्न होगा, उन्होंने जो भी उसके एस्टिमेट्स हैं, जो भी परसेंटेज था इंटरेस्ट का, उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि 50,000 रुपीज एज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट आएगा. ठीक है, नाउ द केस इज कि क्या बैंक पहले से ही अपनी जो है इनकम में इसे ऐड कर लेगी कि हाँ अभी 50,000 हमारे पास में आने वाला है, दैट मीन्स कि ये हमारी इनकम का पार्ट है. क्या बैंक को ये करना चाहिए? तो अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इंटरनेशनली ये चीज नहीं होती है. इंटरनेशनली क्या बोला जाता है कि ये जो 50,000 अक्रूड है इसे नहीं हम काउंट करेंगे, जब ये एक्चुअली रिसीव हो जाएगा तब वो इनकम में लिखा जाएगा कि हाँ इतनी जो है बैंक की इनकम हुई है. जब तक वो एक्चुअली रिसीव नहीं हो रहा है तब तक जो है उसे एज इन द फॉर्म ऑफ इनकम नहीं लिया जाता है. ठीक है, सो इस वे से जो है एनपीएस पर कैसे जो है इनकम रिकॉग्नाइज की जाती है उसे देखते हैं. अब इनिशियली तो नहीं पता था ना कि ये लोन एनपीए हो जाएगा, लेकिन मान लो अब जो है ये लोन एनपीए हो गया है. अब एनपीए होने के बाद में अब इस पर इनकम जो अर्न होगी, दैट मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी उसे सेल आउट किया गया, उससे मनी रियलाइज किया गया, तो अब इस पर क्या प्रोविजंस होने वाले हैं, इसमें जो है कैसे इनकम को लिखा जाएगा. सो फीस एंड कमीशन अर्न्ड बाय द बैंक्स बिकॉज ऑफ रीनेगोशिएशंस और रीशेड्यूलिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स should be recognized on the accrual basis over the period of time covered by the renegotiation or rescheduled extension of credit. ठीक है, तो इसमें जो फीस एंड कमीशंस जो अर्न किए जाएंगे वो इनकम में क्या किया जाएगा, अक्रूअल बेसिस पर रहेगा, लेकिन जब एक्चुअल में रिसीव हो जाएगा तो वो इसकी इनकम का पार्ट बन जाता है. ठीक है, then if government guaranteed advances become an NPA, the interest on such advances should not be taken to income account unless the interest has been realized. अगर इन केस जो है गवर्नमेंट गारंटीड अकाउंट होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है जो CGTMS है, राइट, उसके अंडर पढ़ा है कि उस स्कीम में क्या होता है, उस स्कीम में यही होता है कि गवर्नमेंट जो है वो गारंटी देती है कि हाँ अगर ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो अगर रीपेमेंट नहीं करेगा तो हम उसकी जगह पर आपको जो है मनी दे देंगे. तो ऐसे भी केस में अगर कोई भी गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस हैं तो ऐसे में भी जब एक्चुअली में रिसीव हो जाएगा इंटरेस्ट वगैरह तभी उसे जो है इनकम अकाउंट में लेकर जाएंगे. ठीक है, अदरवाइज जो है उसे एज इन द फॉर्म ऑफ इनकम नहीं कंसिडर किया जाएगा. ऑल राइट, देन रिवर्सल ऑफ इनकम. अब रिवर्सल कैसे किया जाएगा इनकम का, जैसे कि मान लो यहाँ पर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, राइट, लोन वाला, कि लोन है उस पर इंटरेस्ट है 50,000 का. अब मान लीजिए कि वो जो इंटरेस्ट था 50,000 का वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो एंट्री है वो हो चुकी है इनकम अकाउंट में, और बाद में पता चल रहा है कि ये जो इस लोन पर दिया गया था वो लोन एनपीए हो गया. तो अब ऐसे केस में इस 50,000 को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. या फिर इसके अलावा एक केस ये भी हो सकता है कि जैसे कि जो बिल्स रिसीवेबल वगैरह होते हैं, राइट, बिल्स डिस्काउंट करवा लिए,
अब बिल्स डिस्काउंट करवा लिए किसी भी एक पर्सन ने, उसे तो मनी मिल गया। अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने मान लो वो जो मनी है, वो जो पर्टिकुलर उस बिल डिस्काउंटेड का जो भी पर्टिकुलर अमाउंट है उसे अपनी इनकम में लिख दिया, और बाद में पता चला कि ये तो एनपीए हो चुका है, राइट, इसका तो रीपेमेंट हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे केस में वो जो अमाउंट है वो कैसे रिवर्स किया जाएगा, वो उस इनकम अकाउंट से कैसे जो है निकाला जाएगा, इस चीज को देखते हैं। सो इफ एनी एडवांसेस इंक्लूडिंग बिल्स परचेज्ड एंड डिस्काउंटेड बिकम्स एन एनपीए एट द क्लोज ऑफ एनी ईयर, द इंटरेस्ट अक्रूड एंड क्रेडिटेड टू द इनकम अकाउंट in the corresponding previous year should be reversed or provided for it if the same is not realized. This will apply to government guaranteed accounts also. ठीक है, तो अगर जो है ऐसा कुछ भी कर दिया गया है तो ऐसे केस में जो है उसे रिवर्स किया जाएगा, उसकी एंट्री को रिवर्स किया जाएगा, ये बताते हुए कि हाँ ये इनकम हमारी नहीं हुई है, क्योंकि एक्चुअल में उतनी इनकम तो नहीं हुई ना, वो तो एक क्या हुआ, एक काइंड ऑफ लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी इनकम में इंक्लूड कर दिया जब वो अक्रूड था उस टाइम पर, तो फिर उसे क्या किया जाएगा, उस एंट्री को रिवर्स किया जाएगा एंड उसे जो है कैंसिल आउट किया जाएगा, उसका इफेक्ट कैंसिल किया जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस, फीस, कमीशन एंड सिमिलर इनकम that have accrued will cease to accrue in the current period and reversed or provided for with respect to past periods if uncollected. ठीक है, अगर जो है कोई भी एनपीएस है तो इस केस में जो भी फीस, कमीशन या कोई भी सिमिलर इनकम है जो कि अक्रूड है, रियलाइज नहीं हुई, जो कि अक्रूड है, will cease to accrue in the current period and reversed or provided for with respect to the past period if uncollected. ठीक है, अगर वो अनकलेक्टेड है तो ऐसे केस में उनकी भी जो एंट्रीज है वो रिवर्स की जाएंगी। Then leased assets, so the finance charge component of finance income as defined in AS 19 leases issued by the Council of Institute of Chartered Accountants in India, that is ICAI, on the leased assets which had accrued and was credited to income account before the asset become a non-performing and remaining unrealized should be reversed or provided for in the current accounting period. ठीक है, अब कोई भी leased assets है, that means कि जो भी advances या loan provide किया गया वो किसी लीज्ड असेट के जो है रिस्पॉन्स में किया गया है, उसके अगेंस्ट जो है कोई भी लोन या एडवांसेस दिया गया। तो ऐसे केस में वो जो ये जो पर्टिकुलर हमारे पास में है AS 19 लीजेस, ये डिफाइन किया गया है इन दी, और ये इशू किया गया है किसके थ्रू, आईसीआई के थ्रू। तो उसमें जो है ये चीज लिखी गई है कि अगर कोई भी लीज्ड एसेट्स के अगेंस्ट भी अगर कोई भी लोन या एडवांसेस प्रोवाइड किए जाते हैं तो ऐसे केस में उनसे रिलेटेड भी कोई भी अगर इनकम जो कि अक्रूड थी और वो अगर इनकम जो है अकाउंट में लिख दी गई है, इनकम बुक में लिख दी गई है, तो उसे रिवाइज किया जाएगा, नॉट रिवाइज वी शुड से, उसे जो है रिवर्स किया जाएगा एंड उसका भी जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट किया जाएगा। ठीक है, देन अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरी इन एनपीएस। अब जो एनपीएस की रिकवरी है उसके क्या अप्रोप्रिएशंस हैं। सो इंटरेस्ट रियलाइज्ड ऑन एनपीएस टेकन टू इनकम अकाउंट प्रोवाइडेड द क्रेडिट्स इन द अकाउंट टुवर्ड्स इंटरेस्ट आर नॉट आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज सैंक्शन टू द बोरोअर कंसर्न्ड। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रियलाइज किया जाएगा एनपीएस में टेकन टू द इनकम अकाउंट, और किस चीज को प्रोवाइडेड कि जो क्रेडिट्स इन द अकाउंट वो इंटरेस्ट के लिए किए गए हैं, आर नॉट आउट ऑफ फ्रेश और एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, कोई भी फ्रेश या एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए वो इंटरेस्ट को नहीं लिया गया है, वो जो इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो आपके जो प्रीवियस वाले लोन्स होंगे उनके लिए जो है क्रेडिट होगा। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अ क्लियर एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द बोरोअर फॉर द पर्पस ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन एनपीएस दैट इज टुवर्ड्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ड्यू, बैंक शुड अडॉप्ट एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड एक्सरसाइज द राइट ऑफ अप्रोप्रिएशन ऑफ रिकवरीज इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर। ठीक है, बेसिकली एप्रोप्रिएशन जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। सो बेसिकली राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या होता है कि बैंक के पास में अगर कोई भी पर्टिकुलर जो है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं, तो ऐसे केस में अगर कोई भी मनी डिपॉजिट हुआ है बैंक के पास में, तो उस पर्टिकुलर मनी को अगर उस बोरोअर के डिफरेंट जो है लोन्स अकाउंट है
तो जो बैंक है वो अपने अकॉर्डिंग, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो है किसी भी लोन अकाउंट में उस मनी को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, दिस इज एप्रोप्रिएशन। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट चीज जो कि हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में कही गई है कि मान लीजिए एक जो बोरोअर है उनके वेरियस जो है क्या है, लोन्स अकाउंट है। ये उनने जो है उनका जो फर्स्ट लोन लिया था जो कि वी कैन से समथिंग अराउंड 1 ईयर अगो, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने एक और लोन ले लिया, ठीक है, एक सेकेंड लोन लिया है समथिंग वी कैन से 3 मंथ्स अगो, ठीक है। अब ये हुआ है, इसके बाद में जो फर्स्ट वाला लोन लिया है 1 साल पहले, अब इनिशियली देखने को मिल रहा है कि वो जो पर्टिकुलर लोन है वो क्या हो चुका है, वो एनपीए की रेस में आ चुका है या एनपीए की कैटेगरी में जो है वो जा रहा है, बिकॉज वहां पर रीपेमेंट नहीं हुआ है इंटरेस्ट का या प्रिंसिपल का फॉर 90 ईयर्स। अब मान लीजिए ये जो पर्सन है जिन्होंने ये लोन लिए, ये जो बोरोअर है, वो मनी डिपॉजिट करते हैं अपना, कितना 50,000 मनी जो है डिपॉजिट करते हैं बिना बैंक को इंस्ट्रक्ट किए कि 50,000 मनी कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। और यही सेम जो है इनके पास में एक डिपॉजिट अकाउंट भी है इन दी सेम बैंक अकाउंट। तो बैंक जो ये पर्सन है, जो ये बोरोअर है, इन्होंने क्या किया, 50,000 रुपीज बैंक को दिए, लेकिन नहीं बताया कि 50,000 कहां पर जाएंगे, डिपॉजिट अकाउंट में जाएंगे, फर्स्ट वाले लोन अकाउंट में जाएंगे, सेकंड वाले में जाएंगे, ये चीज नहीं बताई। अब बैंक के पास में राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है कि वो क्या करेंगी, वो जो है इस पर्टिकुलर मनी को सबसे पहले यूज करेगी फॉर द इंटरेस्ट रीपेमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर उसके बाद में कोई मनी बचता है तो वो सेकेंड वाले लोन अकाउंट या फिर डिपॉजिट अकाउंट में जा सकता है, अदरवाइज जो है नहीं जाएगा। ये जो है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन बैंक के पास में है, और ये स्पेसिफिकली बोला गया है कि सबसे पहले जो फर्स्ट वाला लोन अकाउंट है उसमें जाएगा, कोई भी एडिशनल या जो फ्रेश जो लोन्स होते हैं, जो फ्रेश क्रेडिट्स होते हैं, उसमें इस मनी को नहीं डिपॉजिट किया जाएगा इफ इन केस फर्स्ट वाला एनपीए हो रहा हो तो, ठीक है। देन उसके बाद में ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी क्या है, क्लियर एग्रीमेंट नहीं है between a bank and the borrower for the appropriation recoveries in NPAs, that is towards principal or interest due, banks should adopt an accounting principle and exercise the right of appropriation of recoveries in a uniform and consistent manner, ठीक है। अब इन केस की अगर जो है बैंक और बोरोवर के बीच में कोई भी काइंड ऑफ क्या नहीं है, कोई भी काइंड ऑफ जो है एप्रोप्रिएशन का पर्पस नहीं बताया गया है कि ये जो मनी है ये पहले इंटरेस्ट के रीपेमेंट के लिए जाएगा, प्रिंसिपल के रीपेमेंट के लिए जाएगा, फर्स्ट लोन अकाउंट के लिए जाएगा, सेकेंड के लिए जाएगा, कहां जो है ये मनी जाने वाला है। इफ इन केस ये चीज नहीं होती है तो बैंक को क्या एक्सरसाइज करना है, बैंक को जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जो है अडॉप्ट करके अपना जो राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है इसे एक्सरसाइज करना है। और उसमें बोला गया है रिकवरीज इन अ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट मैनर होनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट मैनर और यूनिफॉर्म मैनर में जो है रिकवरीज की जाएंगी विद दैट मनी, ठीक। देन इंटरेस्ट एप्लीकेशन, अब एनपीए पर क्या इंटरेस्ट एप्लीकेशन है। सो ऑन एन अकाउंट टर्निंग एनपीए, बैंक शुड रिवर्स द इंटरेस्ट ऑलरेडी चार्ज्ड एंड नॉट कलेक्टेड बाय डेबिटिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टॉप फर्दर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट। However, banks may continue to record such accrued interest in the memorandum account in their books. For the purpose of computing gross advances, interest recorded in the memorandum account should not be taken into the account, ठीक है। Now interest क्या, interest application कैसा रहेगा, बैंक अपने जो बुक्स है उनमें जो है इंटरेस्ट का कितना अमाउंट लिखेंगी। सो अगर कोई भी जो अकाउंट है वो अगर एनपीए में टर्न हो जाता है तो ऐसे केस में बैंक्स जो है वो अपना जो इंटरेस्ट जो कि वो ऑलरेडी चार्ज कर चुकी है एंड वो कलेक्ट नहीं हुआ है, दैट मीन्स उनके अकाउंट्स में, उनकी बुक्स में वो लिख चुकी है कि हाँ इतना इंटरेस्ट जो है वो चार्ज हुआ है, लेकिन उसका रीपेमेंट नहीं हुआ है, वो इंटरेस्ट कलेक्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में जो है उस पर्टिकुलर अमाउंट को डेबिट किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और फर्दर जो है ये जो एप्लीकेशन है इंटरेस्ट का वो स्टॉप कर दिया जाएगा। दैट मीन्स उसे जो है और फर्दर जो है नोट डाउन या बुक्स में जो है मेंशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद में बैंक्स जो है वो कंटिन्यू रख सकती है इन्हें अपने रिकॉर्ड में लिखना, वो रिकॉर्ड किसका, अक्रूड इंटरेस्ट का इन दी मेमोरेंडम अकाउंट्स इन देयर बुक्स, ठीक है। मेमोरेंडम अकाउंट्स जो होते हैं उनमें बैंक्स जो है इस इंटरेस्ट को क्या कर सकती है, नोट डाउन कर सकती है, इस इंटरेस्ट का रिकॉर्ड जो है बना के रख सकती है।
और अगर कोई भी पर्पस है, पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग ग्रॉस एडवांसेस, अगर ग्रॉस एडवांसेस जो है अगर ये फाइंड आउट करना है तो ऐसे केस में मेमोरेंडम अकाउंट को जो है कंसिडर किया गया, ठीक है। बट इसमें जो इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, ये वाला अक्रूड इंटरेस्ट जो सिर्फ रिकॉर्ड के लिए जो है क्या किया है, लिखा है उसमें, तो उस इंटरेस्ट को जो है नहीं लिया जाएगा अंडर अकाउंट, ठीक है, या उसे जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज अबाउट द इंटरेस्ट एप्लीकेशन की इंटरेस्ट का जो है क्या एप्लीकेशन है इन दी एनपीएस या फिर जो बुक्स हैं ऑफ बैंक्स, ठीक है, उसमें कैसे जो है उसे नोट डाउन करना होता है। देन कम्स टू रिपोर्टिंग ऑफ एनपीएस, एनपीए को अब कैसे रिपोर्ट किया जाएगा, एंड देन उसके बाद में जो है प्रॉपर रियलाइजिंग ऑफ मनी वगैरह होगा। तो एनपीए को रिपोर्ट करने का क्या प्रोसेस है? सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑन एनपीएस एज ऑन 31st ईच ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ठीक है। बैंक की जो है 31 मार्च, सो बैंक की ऑडिट होने के बाद में, एवरी ईयर जो है बैंक्स में ऑडिट होती है, तो ऑडिट होने के बाद में एवरी ईयर 31 मार्च के बाद क्या किया जाएगा, एनपीएस को रिकॉर्ड किया जाएगा, एक जो है रिपोर्ट बनाई जाएगी प्रॉपर कि ये इतने इतने जो है एनपीएस हैं। The NPAs would relate to the bank's global portfolio, including the advances at the foreign branches, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल पर भी जाएंगे, एंड जो भी फॉरेन ब्रांचेस हैं अगर उनमें भी कोई भी एनपीए वगैरह है तो उसे भी जो है प्रॉपरली रिकॉर्ड में लेकर आया जाएगा। While reporting NPA figures, banks have to compute their gross advances, net advances, gross NPAs and net NPAs as per the guidelines prescribed by Reserve Bank of India and submit the data in the format prescribed by RBI, ठीक है। सो बैंक्स बेसिकली जब भी रिपोर्ट करेगी एनपीए को तो उनकी जो सारी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वर्क होगी, ठीक है, आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग वर्क होगा, एंड ये जो रिपोर्टिंग वगैरह है तो इसमें जो है ओवरऑल एक एग्रीगेट फॉर्म में ग्रॉस एडवांसेस, नेट एडवांसेस, ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस जो है ये नोट डाउन किए जाएंगे, जिससे कि जो वेरियस फिगर्स है उन्हें समझा जा सके और इस पर्टिकुलर एनालिसिस पर आ सके कि कितना जो है बैंक ने एक्चुअल में एडवांस दिया और कितनों का वो जो है मनी रियलाइज कर पाई, एंड कितने अकाउंट्स या कितने जो है एडवांसेस एनपीए बन चुके हैं। दैट मींस जो एक्चुअल का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो भी वहां से समझ में आ सकता है कि एक बैंक ने जो है कितना प्रॉफिट या कितना लॉस इनकर किया है, ठीक है। सो इस वे से जो है एनपीएस को रिपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। नाउ अब देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एडवांसेस, ग्रॉस एनपीएस, नेट एडवांसेस एंड नेट एनपीएस, ठीक है। अब बेसिकली हम लोगों ने देख लिया ये सारी चीजें तो कि ये सब कुछ होता है ग्रॉस एडवांसेस वगैरह, लेकिन इसे कंप्यूट कैसे किया जाएगा? तो सबसे पहले अगर हम ग्रॉस एडवांस की बात करें तो सब स्टैंडर्ड असेट्स प्लस या वी कैन से स्टैंडर्ड असेट्स प्लस ग्रॉस एनपीए, ठीक है। अब देखिए 3 फेजेस होते हैं एनपीए के। सबसे पहले जो है 90 डेज का एक जो है हमारे पास में बार होगा जिसमें हम बोलेंगे कि ये एनपीए है। उसके बाद में आते हैं कुछ 12 मंथ्स, देन मोर देन 12 मंथ्स, एंड देन आ जाते हैं लॉस असेट्स, ठीक है। तो इस वे से जो है एनपीए में वेरियस काइंड ऑफ जो असेट्स है वो बताए जाते हैं, जैसे कि आएगा आपका सबस्टैंडर्ड असेट, फिर आएगा आपका एक जो है डाउटफुल असेट, एंड देन गोज टू दी लॉस असेट। अब इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रही हूँ क्योंकि जस्ट इसी के बाद में हम लोग वही देखने वाले हैं। सो ग्रॉस एडवांस को फाइंड आउट करने का क्या कंसेप्ट या फॉर्मूला रहेगा? सो दैट वुड बी स्टैंडर्ड असेट प्लस ग्रॉस एनपीए। उसके बाद में ग्रॉस एनपीए एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस अगर हमें निकालना है तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जो चीज़ लिखी है उसे एज इट इज ले लिया, दैट इज ग्रॉस एनपीए डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांसेस, ठीक है। तो आ जाएगा आपका ग्रॉस एनपीए एज परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एडवांसेस। देन अगर हम लोग नेट एडवांसेस की बात करें सो ग्रॉस एडवांसेस माइनस डिडक्शंस, ठीक है। अब डिडक्शंस क्या क्या है ये इसका जो डी वाला सेक्शन है वो देखते हैं कि नेट एडवांसेस में क्या क्या चीजें जो है वो माइनस की जाती है। तो डिडक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा हमारे पास में प्रोविजंस हेल्ड इन केस ऑफ एनपीए अकाउंट। अगर उस एनपीए अकाउंट से रिलेटेड कोई भी काइंड ऑफ प्रोविजंस है तो सबसे पहले उसे कंसिडर किया जाएगा। देन डीआईजीसी एंड और ईसीजीसी क्लेम्स रिसीव्ड एंड हेल्ड पेंडिंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है।
उसके बाद में आएगा आपका पार्ट पेमेंट रिसीव्ड एंड केप्ट इन सस्पेंस अकाउंट और एनी अदर सिमिलर अकाउंट। कोई भी अगर जो है पार्ट पेमेंट रिसीव किया गया है, किसमें पार्ट पेमेंट रिसीव हुआ है, फुल पेमेंट नहीं रिसीव हुआ है एंड उसे सस्पेंस अकाउंट में रखा गया है, या फिर कोई सस्पेंस अकाउंट से सिमिलर किसी अकाउंट में अगर उस पर्टिकुलर जो है पेमेंट को या उस पर्टिकुलर मनी को अगर रखा गया है, तो वो भी जो है डिडक्शंस में आने वाला है। देन बैलेंस इन सन्ड्रीज अकाउंट, दैट इज इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन माइनस रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स। ठीक है, सो इंटरेस्ट कैपिटलाइजेशन माइनस रीस्ट्रक्चर्स अकाउंट करके जो है सन्ड्रीज अकाउंट का बैलेंस निकलता है, ये भी जो है क्या होगा, रिड्यूस होगा। फ्लोटिंग प्रोविजंस हो गए, प्रोविजंस इन ल्यून ऑफ diminution in the fair value of restructured accounts classified as NPAs and provision in lieu of diminution in the fair value of restructured accounts classified as standard assets। तो ये सारी चीजें हैं जो कि डिडक्ट की जाती है एंड अराइव किया जाता है क्या, नेट एडवांसेस, राइट। नेट एडवांसेस के लिए ग्रॉस एडवांसेस में से ये सारे जो डिडक्शंस है ये माइनस होंगे। देन गोज टू नेट एनपीए, तो नेट एनपीए में भी क्या किया जाएगा, ग्रॉस एनपीए माइनस डिडक्शंस, जो कि अभी हम लोगों ने पहले देखे अपने डी वाले जो कंसेप्ट है उसमें। ठीक है, तो नेट एनपीएस में भी ग्रॉस एनपीए माइनस जो भी डिडक्शंस है। देन गोज टू नेट एनपीएस एज परसेंटेज ऑफ नेट एडवांसेस, सो नेट एनपीए डिवाइडेड बाय नेट एडवांसेस, ये इन परसेंटेजेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये वेरियस जो कंप्यूटेशंस हैं ये बताए गए हैं। अब इन कंप्यूटेशंस को जो है आप लोग इनके जो फॉर्मूलेज है ये आपको थोड़े से याद रखना है। वैसे कि बहुत ज्यादा ऐसा होता नहीं है, बट दिस कैन बी पॉसिबल कि ये जो है आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में दिया जा सके। ठीक है, कि आपको जो है प्रॉपर इन सारी चीजों की वैल्यू दे दी एंड बता दिया कि आप नेट एनपीए या ग्रॉस एनपीए या ग्रॉस एडवांसेस फाइंड आउट कीजिए। तो इसके लिए जो है ये इनके जो कंसेप्ट है, इनके जो फॉर्मूले हैं ये आप लोगों को अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, देन कम्स टू द नेक्स्ट वन, दैट इज असेट क्लासिफिकेशन। अब असेट को कैसे क्लासिफाई किया जाता है एनपीएस में। सो कैटेगरीज ऑफ एनपीए की अगर हम बात करें, सो बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई नॉन परफॉर्मिंग असेट्स इनटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन द पीरियड फॉर विच द असेट हैज रिमेन्ड नॉन परफॉर्मिंग एंड द रियलाइजेबिलिटी ऑफ द ड्यूज। ठीक है, तो अब जो पीरियड है उसके अकॉर्डिंग जो है क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले आ जाएंगे सब स्टैंडर्ड असेट्स, देन गोज टू डाउटफुल असेट्स एंड देन गोज टू लॉस असेट्स। अब इन तीनों का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सब स्टैंडर्ड असेट में वो असेट्स आने वाले हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2005। अ सब स्टैंडर्ड असेट वुड बी वन which has remained a NPA that is out of order or overdue for 90 days for a period less than or equal to 12 months। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर असेट एनपीए रहा है, दैट मीन्स आउट ऑफ ऑर्डर है या फिर ओवरड्यू है, किस पीरियड के लिए, 90 डेज के लिए, और ये चीज हम 12 मंथ्स के अंदर अंदर देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम एक साल से बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, एक साल के अंदर की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में उन असेट्स को जो है सब स्टैंडर्ड असेट कहा जाएगा। देन गोज टू डाउटफुल असेट्स। ठीक है, नाउ विथ इफेक्ट फ्रॉम 31 मार्च 2005 एन असेट वुड बी क्लासिफाइड एज डाउटफुल इफ इट हैज रिमेन्ड इन द सब स्टैंडर्ड कैटेगरी फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, अगर 12 मंथ्स के लिए कोई भी एक जो है असेट सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रह गया, दैट मीन्स सबसे पहले हमने देखा कि 90 डेज तक अगर कोई भी काइंड ऑफ जो है वो जो भी एसेट है वो आउट ऑफ ऑर्डर है या ओवरड्यू है, तो ऐसे केस में हमने क्या बोला कि ये एनपीए है। ठीक है, फॉर 90 डेज, जिसे कि मैं बोल सकती हूँ 3 मंथ्स। अब मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर असेट है ये एनपीए है फॉर इवन मोर टाइम। ठीक है, 3 मंथ्स के लिए जो है उसमें कोई भी जब ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तब हमने बोला कि ये एनपीए। अब उसके बाद में भी जब नोटिस वगैरह दिया गया तो भी जो है ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे, लेट्स से फॉर अनदर 3 मंथ्स। ठीक है, तो अनदर 3 मंथ्स के लिए भी ये जो पर्टिकुलर एसेट है इसमें कोई भी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस नहीं हुए, यहाँ पर इन टोटल हो जाते हैं हमारे 6 मंथ्स। ठीक है, अब मान लो आफ्टर 6 मंथ्स इस पर्टिकुलर अकाउंट में कुछ काइंड ऑफ का क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है।
ठीक है, जो रीपेमेंट करना था वो यहाँ पर हुआ है, कुछ मनी डिपॉजिट किया गया। तो अब अगर मनी डिपॉजिट किया गया है, अगर फुली डिपॉजिट कर दिया तो वो सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी से बाहर चला गया। लेकिन देयर कैन बी केस कि ये जो पर्टिकुलर एसेट है इसका जो है 6 मंथ्स में भी अभी तक पेमेंट कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही देखते देखते 9 मंथ्स एंड 12 मंथ्स हो गए। अब जब तक 12 मंथ्स का पीरियड है तब तक उस पर्टिकुलर एसेट को क्या बोला जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाएगा। एनपीए हो गया, एनपीए के बाद में अगर हम 12 मंथ्स की बात कर रहे हैं तो उस 12 मंथ्स के टाइम पीरियड के लिए जो है उस पर्टिकुलर एसेट को क्या बोला जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाएगा। लेकिन अगर वो 12 मंथ्स के बाद में भी उस पर्टिकुलर अकाउंट में कोई भी काइंड ऑफ का जो है रीपेमेंट या जो मनी है वो कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब वो जो 12 मंथ का बार जब शिफ्ट हो जाता है या क्रॉस हो जाता है तो उस पर्टिकुलर एसेट को कहा जाएगा डाउटफुल एसेट। एंड डाउटफुल एसेट में बेसिकली मतलब यही हो गया कि अब तो बहुत ही ज्यादा डाउटफुल है हम लोग कि इस पर्टिकुलर एसेट से हमें मनी मिल पाएगा, ठीक है, दैट मीन्स एक बैंक को कि उनके पास में कोई भी काइंड ऑफ जो है रीपेमेंट हो सकता है। तो सबसे पहले आते हैं जो एनपीएज है वो सबसे पहले आएंगे सब स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में। अगर 12 मंथ्स तक जो है उनका अगर कोई भी काइंड ऑफ रियलाइजेशन या जो है रीपेमेंट होता है तो वो सब स्टैंडर्ड है। उसके बाद में अगर इस बार को वो क्रॉस कर देते हैं तो अब वो आ जाते हैं डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में। नाउ ये तो हुआ 12 मंथ्स का पीरियड क्रॉस, ठीक है, 12 मंथ्स का पीरियड क्रॉस हो गया। अब 12 मंथ्स के पीरियड को क्रॉस होने के बाद में कब तक उन एसेट्स को हम डाउटफुल एसेट्स बोलेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, कब तक इस चीज को कंसिडर किया जाएगा। तो इसके बाद में इसी बार के लिए जो है इसके बाद में क्या आता है, लॉस एसेट्स। अब लॉस एसेट्स जो है वो कैसे कंसिडर या वो कैसे कैटेगराइज किए जाएंगे। सो अ लॉस एसेट इज वन वेयर द बैंक और द इंटरनल or external auditors or the RBI inspections has identified the loss but the amount has not been written off wholly, ठीक है। तो जो लॉस एसेट है वो बेसिकली क्या है, किसी भी बैंक ने या किसी भी इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर ने या फिर जो आरबीआई का इंस्पेक्शन है, इनमें से किसी के भी थ्रू जो है ये आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि वो है लॉस, लेकिन वो जो अमाउंट है वो अभी तक फुल्ली जो है रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, तो ऐसे एसेट्स को जो है लॉस एसेट्स कहा जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर प्रॉपर इंस्पेक्शन बाय एनी ऑफ द अथॉराइज्ड एजेंसी, तो वो जो है क्या हो जाएंगे, वो लॉस एसेट्स में कंसिडर किए जाएंगे। इन अदर वर्ड्स, सच एन एसेट इज कंसिडर्ड अनकलेक्टेबल एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट्स कंटिन्यूएंस एज अ बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड ऑल्दो देयर मे बी सम सेल्वेज और रिकवरी वैल्यू, ठीक है। और ऐसे एसेट्स जो हैं या फिर लॉस एसेट्स जो है अगर उन्हें हम दूसरे वर्ड्स में बोलना चाहें तो ये वो एसेट्स हैं जो कि कैटेगराइज हो गए किस कैटेगरी में, अनकलेक्शनेबल, ठीक है, कि ये जो एसेट्स हैं इनसे मनी कलेक्ट नहीं हो सकता है, मनी रिसीव नहीं किया जा सकता है। एंड ऑफ सच लिटिल वैल्यू दैट इट्स कंटिन्यूएंस एज अ बैंकेबल एसेट इज नॉट वारंटेड, ठीक है। और जो है उसकी जो बैंकेबल एसेट है वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो है वो वारंट नहीं हो रहा है, ऑल्दो देयर मे बी सम सैल्वेज और रिकवरी वैल्यू। हो सकता है कि उसमें कोई रिकवरी वैल्यू हो लेकिन वो लॉस एसेट में आ गया है, तो इसका मतलब कि उसे जो है प्रॉपर्ली इस वे से कैटेगराइज कर दिया गया है कि उससे कोई भी काइंड ऑफ मनी जो है वो रियलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें जो है हम लॉस एसेट्स कहेंगे। नाउ दीज वर योर सबस्टैंडर्ड एसेट्स, लॉस एसेट्स एंड दी डाउटफुल एसेट्स। और ये तीनों जो है ये इनका क्लासिफिकेशन एंड इनका कैटेगराइजेशन आप लोगों के माइंड में बहुत ही स्पेसिफिकली जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। अब किस वे से जो है एसेट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं, क्या वेरियस गाइडलाइंस है। तो सबसे पहले अकाउंट विद टेम्पररी डिफिशिएंसीज। हो सकता है कि कोई अकाउंट्स है जिनमें टेम्पररी डिफिशिएंसीज है, दैट मीन्स वो परमानेंटली उनमें कोई हमें डिफिशिएंसी नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन टेम्पररी बेसिस पर कई बार हो जाता है कि जो भी पर्टिकुलर बोरोवर है उसके पास में बहुत सारे ऐसे रीजंस हो जाते हैं या ऐसी जो है कंडीशंस अराइज हो जाती है जिनकी वजह से वो मनी जो है वो रीपे नहीं कर पाते, इंटरेस्ट अमाउंट और द प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर। तो अब ऐसे केस में जो है वो टेम्पररी डिसेबल है या टेम्पररी जो है उसमें डिफिशिएंसी देखने को मिल रही है, परमानेंटली ये चीज नहीं हुआ है। कुछ टाइम के बाद में क्या उस पर्सन ने क्या किया, कुछ टाइम के बाद में उस पर्सन ने जो है मनी रीपे कर दिया, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्या बोलेंगे, दिस इज द अकाउंट विद टेम्पररी डिफिशिएंसीज, ठीक है।
So the classification of an asset as NPA should be based on the record of recovery. ठीक है, उसके जो रिकवरी का रिकॉर्ड है उस पर बेस्ड जो है हम किसी भी एसेट को एनपीए में क्लासिफाई करते हैं. बैंक शुड नॉट क्लासिफाई एन एडवांस अकाउंट एज एनपीए merely due to the existence of some deficiencies which are temporary in nature, such as non-availability of adequate drawing power based on the latest available stock statement, balance outstanding exceeding the limit temporarily, non-submission of stock statements एंड नॉन रिन्यूएबल ऑफ लिमिट्स ऑन द ड्यू डेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो अगर कोई ऐसे टेम्पररी बेसिस पर अगर कोई भी अकाउंट में डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो उन्हें एज इन द फॉर्म ऑफ या एज इन द कैटेगरी ऑफ एनपीए कंसिडर नहीं करना रहेगा बैंक्स को. ठीक है, इन द मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विथ सच डेफिशिएंसीज बैंक में फॉलो द फॉलोइंग गाइडलाइंस. ठीक है, अब क्या क्या गाइडलाइंस, अगर डेफिशिएंसीज वाला केस होता है तो उसमें क्या गाइडलाइंस है हमारे पास में. तो सबसे पहले वी हैव बैंक should ensure that drawings in the working capital account are covered by the adequacy of current asset since current asset are first appropriated in times of distress. ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी ड्रॉइंग अमाउंट दिया गया है उसमें जो है बैंक्स को बहुत ही अच्छे से जो है इस चीज को कंसिडर करना है कि जो भी असेट उसमें है, ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर करेंट असेट के अगेंस्ट जो है ये ओवरड्यू या जो एडवांसेस वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी जो है वो प्रॉपर एडिक्वेट हो. ठीक है, एंड जो भी ऐसे एडवांसेस लोन्स है वो प्रॉपरली करेंट असेट से जो है बैक्ड होने चाहिए, क्योंकि दीज आर दी फर्स्ट थिंग जो कि डिस्ट्रेस में काम आते हैं. इफ इन केस अगर रीपेमेंट नहीं हुआ तो उन्हें सेल आउट किया करके जो है मनी रिसीव किया जा सकता है ना. इसलिए बैंक्स को जो है इस चीज को जरूर कंसिडर करना है कि वो क्या करेंगे, वो जो है ये जो वेरियस जो करेंट असेट्स या जो भी असेट्स हैं उन्हें जो है एक अपने एज इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रखेंगे. Then drawing power is required to be arrived at based on stock statement which is correct. ठीक है, जो भी ड्राइंग पावर है वो रिक्वायर्ड है कि उस पर अराइव किया जाए जो भी स्टॉक स्टेटमेंट है उससे जो कि करेंट स्टेटमेंट रहेगी. However, considering the difficulties of large borrowers, stock statements relied upon by the banks for determining drawing power should not be older than 3 months. ठीक है, और ये जो स्टॉक स्टेटमेंट्स है ये 3 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों को जो है कंसिडर करके, इन सारी चीजों को जो है एनालाइज कर कर ही एक बैंकर या कोई भी एक एनालिस्ट जो होता है वो जो एक्चुअल में जो कॉजेज हैं या जो भी स्पेक्यूलेटिव टर्म्स है उन पर पहुंचते हैं कि हाँ जो मनी है वो आएगा नहीं आएगा, रीपेमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, कितने चांसेस हैं कितने नहीं है, ये सारी चीजें. ठीक है, so the outstanding in the account based on drawing power calculated from the stock statements older than 3 months would be deemed as irregular. A working capital borrower account will become an NPA if such irregular drawings are permitted in the account for the continuous period of 90 days, even though the unit may be working or the borrower's financial position is satisfactory. ठीक है, जो भी वर्किंग कैपिटल बोरोवर अकाउंट है वो एनपीए हो जाएगा अगर इरेगुलर ड्रॉइंग्स जो है वो परमिट की गई है अकाउंट में, या फिर एक कंटिन्यूस पीरियड के लिए जो है 90 डेज में जो है ये चीज देखी जा रही है कि इरेगुलर ड्रॉइंग्स हो रही है. भले ही फिर जो है वो पर्टिकुलर वर्किंग कैपिटल या फिर जो भी बोरोअर है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल हो या सेटिस्फैक्ट्री हो, इस चीज को जो है ओवरलुक किया जाएगा इफ इन केस इरेगुलर ड्रॉइंग्स देखने को मिलती है 90 डेज के लिए. तो ठीक है, दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को एनपीए माना जाएगा. अगर एनपीए नहीं मानना है तो ऐसे केस में जो है प्रॉपर जो भी बैंक्स की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्क करने की जरूरत होगी एक बोरोअर को. Irregular and ad hoc credit limits need to be reviewed, regularized not later than 3 months from the due date or date of the ad hoc sanction. ठीक है, जो भी रेगुलर और ad hoc credit limits हैं वो रिव्यू होनी चाहिए और रेगुलाइज की जानी चाहिए not later than 3 months. That means 3 months के अंदर अंदर जो है ये चीज करनी है from the due date और date of the ad hoc sanction. ठीक है, ड्यू डेट या फिर जो भी ad hoc sanction किया गया है उसके जो है 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ये सारी जो रेगुलेशन और रिव्यू करना है ये हो जाना चाहिए.
In case of constraints such as non-availability of financial statement and other data from the borrowers, the branch should furnish evidence to show that renewable review of credit limit is already on and would be completed soon. ठीक है, अगर कोई भी काइंड ऑफ जो है कंस्ट्रेंट है, किसके केस में, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर और भी कोई डेटा बोरोवर का, तो ऐसे केस में जो ब्रांच है वो फर्निश करेगी एविडेंसेस को और शो करेगी कि जो रिन्यूएबल और रिव्यू है क्रेडिट लिमिट का वो ऑलरेडी चल रहा है और वो जो है कंप्लीट भी हो जाएगा सून. ठीक है, दैट मीन्स जो है इसमें रिन्यूएबल या रिव्यू ऑफ द क्रेडिट जो है वो चल रहा है. ऐसा नहीं है कि बैंक कुछ नहीं कर रही है, बैंक जो है उस चीज पर लगी हुई है. तो इस चीज को जो है बैंक को क्या करना है, एविडेंसेस के थ्रू जो है बताना रहेगा. इन एनी केस अ डिले बियॉन्ड 6 months इज नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल एज द जनरल प्रिंसिपल. ठीक है, कोई भी केस हो. अब ठीक है, 3 मंथ के लिए मान लिया कि कोई केस है, नहीं जो है उसे एनपीए कंसिडर किया, टेम्पररी जो है डेफिशिएंसी मान ली, लेकिन 6 मंथ अगर हो गए हैं तो फिर वो कोई भी केस हो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा. ठीक है, सो इन एनी केस डिले बियॉन्ड 6 months इज नॉट कंसिडर्ड डिजायरेबल एज अ जनरल प्रिंसिपल. All right. Hence, an account where the regular or ad hoc credit limits have not been reviewed or renewed within 180 days from the due date of ad hoc sanction will be treated as NPA. ठीक है, तो अगर कोई भी अकाउंट है जिसमें रेगुलर या ad hoc क्रेडिट लिमिट्स जो है वो रिव्यू नहीं हुई है या रिन्यू नहीं की गई है 180 डेज में, दैट मीन्स कि हम इसे 6 months बोल रहे हैं, उसके ड्यू डेट से या जो ड्यू डेट है ad hoc सैंक्शन की, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर अकाउंट को एनपीए ट्रीट किया जाएगा. ठीक है, सो ये जो टेम्पररी जो है टेम्पररी डेफिशिएंसी है वो कहाँ तक एट दी मैक्स कहाँ तक मानी गई, 6 months तक. अगर ये 6 months के बाद भी चलता है तो फिर उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्या माना जाएगा, एनपीए कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, देन अपग्रेडेशन ऑफ लोन अकाउंट्स क्लासिफाइड एज एनपीए. अब जो भी लोन अकाउंट्स हैं जो कि एनपीए के जो है कैटेगरी में आ चुके हैं, इनमें अपग्रेडेशन करना, क्या अपग्रेडेशन पॉसिबल है और कैसे अपग्रेडेशन किया जाएगा. सो देखिए, इफ एरेनर्स ऑफ द interest and the principal are paid by the borrower in the case of the loan accounts classified as NPA, the account should no longer be treated as non-performing asset, non-performing and may be classified as standard account. ठीक है, अब ठीक है भाई, हमने देख लिया कि 90 डेज का टाइम पीरियड था, 90 डेज के बाद में जो है कोई भी एक अकाउंट है उसे एनपीए कंसिडर किया गया. अब उसको जो है एनपीए कंसिडर करने के बाद में जो भी बोरोअर है उसने जो है उसका इंटरेस्ट अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, जो भी ओवरड्यू अमाउंट था वो पे कर दिया है. अब अगर ऐसे केस में वो पर्सन पे कर देता है तो ये जो एनपीए है ये अब ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, एक स्टैंडर्ड असेट में. ठीक है, या स्टैंडर्ड अकाउंट में. दैट मीन्स अब उस अकाउंट को हम एनपीए अकाउंट नहीं बोलेंगे, अब वो अकाउंट स्टैंडर्ड असेट या स्टैंडर्ड अकाउंट में आ जाएगा. एंड देन जो है वापस जो भी सारी पहले उन्हें जो भी फैसिलिटीज मिल रही थी या जो भी एक बोरोअर अवेल कर सकता था वो सारी जो है वो अभी भी फिर बोरोअर जो है अवेल कर सकेगा, क्योंकि अब उसका जो अकाउंट है वो स्टैंडर्ड असेट के टर्म्स में आ चुका है. ठीक है, तो इफ इन केस रीपेमेंट हो जाता है कि एनपीए को एनपीए बनने के बाद में भी, तो भी जो है उसे वापस स्टैंडर्ड असेट के उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है या उसे जो है बोला जा सकता है कि ये अकाउंट स्टैंडर्ड अकाउंट है बिकॉज जो पेमेंट है वो हो गया है. ठीक है, देन असेट क्लासिफिकेशन टू बी बोरोअर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज. ठीक है, जो भी एसेट क्लासिफिकेशन है वो किसके वाइज होगा, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो बोरोअर वाइज होगा एंड फैसिलिटी वाइज नहीं होगा. ठीक है, नाउ क्या सारी जो इसके अंदर कंडीशंस है, सिचुएशंस हैं. सो इट इज डिफिकल्ट टू एनविसेज अ सिचुएशन व्हेन ओनली वन फैसिलिटी टू अ बोरोअर or one investment in any of the security issued by the borrower becomes a problem credit or investment and not others. ठीक है, therefore all the facilities granted by the bank to the borrower and investment in all the securities issued by the borrower will have to be treated as NPA and not the particular facility or investment or part thereof which has become irregular. ठीक है, सो इफ इन केस एक बैंक ने जो है एक किसी कस्टमर को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके रखी है, अब ऐसे केस में उसने बैंक ने जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की थी दैट वाज ऑफ एडवांसेस,
तो अगर वो जो एडवांसेस है अगर उनमें हमें एनपीए देखने को मिल रहा है तो दैट क्लियरली मीन्स कि बाकी की जो फैसिलिटी है वो सारी फैसिलिटी पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं, या बैंक ऐसा नहीं बोलेगी कि नहीं नहीं वो तो उस पर्टिकुलर अकाउंट पर जो है डिफॉल्ट है, बाकी के तो सारे सही चल रहे हैं तो उन्हें सही चलने दो, ये चीज कंसिडर नहीं की जाएगी। अगर एक बोरोअर के एक किसी भी फैसिलिटी में जो है डेफिशिएंसी देखने को मिली है दैट क्लियरली मीन्स कि बाकी की सारी जो है वो भी उसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आएगी और बाकी की जो सारी फैसिलिटीज है वो भी एनपीए के अंडर ही कंसिडर की जाएगी, ठीक है। अब इस चीज को आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक पर्सन का डिपॉजिट अकाउंट है, वहीं उसका लोन अकाउंट भी है। डिपॉजिट अकाउंट पर जो है वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज अवेल की जा रही है लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी। वही जो है हम देख रहे हैं कि जो लोन अकाउंट है वो एनपीए बन चुका है, तो ऐसे केस में ये जो बाकी की फैसिलिटीज है वो भी सीज आउट की जाएगी और जो है जब तक वो अकाउंट का वो पर्टिकुलर लोन का रीपेमेंट नहीं होता तब तक जो है ये सारी फैसिलिटीज वापस एक कस्टमर को नहीं दी जाती है, ठीक है। Then if the debits arising out of devolvement of letters of credit or evoked guarantees are in separate account, the balance outstanding in that account also should be treated as a part of the borrower's principal operating account for the purpose of application of prudential norms on income recognition, asset classification and provisioning, ठीक है। अगर कोई भी डेबिट है जो कि अराइज होता है in the devolvement of letter of credit या फिर invoked guarantee as in the separate account, ठीक है, the balance outstanding in that account should also be treated as the part of borrower's principal operating account for the purpose of application of prudential norms of income recognition, asset classification and provisioning, ठीक है। सो इफ इन केस ऐसा कोई भी कंडीशन होता है जिसमें कि एक जो बोरोअर है उनका कोई बिल्स एक्सचेंज हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, कोई भी काइंड ऑफ गारंटी है और किसी सेपरेट अकाउंट में, तो वो सारी चीजें जो है वो भी एनपीए के अंडर ही कंसिडर की जाएगी, उन्हें जो है अलग नहीं माना जाएगा, वो सारी भी जो है एनपीए के अंडर ही कंसिडर होगी, ठीक है। Then the bills discounted under LC favoring a borrower may not be classified as non-performing assets, non-performing advances when any other facility granted to the borrower is classified as NPA, ठीक है। अगर कोई भी जो है बिल्स डिस्काउंट किया गया है अंडर एलसी फेवरिंग अ बोरोअर में नॉट बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एडवांसेस, ठीक है। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर जो है कोई भी काइंड ऑफ बिल डिस्काउंट हुआ है तो ऐसे केस में उसे जो है एनपीए कंसिडर नहीं करेंगे। व्हेन एनी अदर फैसिलिटी ग्रांटेड टू द बोरोअर इज क्लासिफाइड एज एनपीए, बट अगर इसके अलावा और कोई फैसिलिटी है तो वो सारी किसके अंडर क्लासिफाई होगी, एनपीए के अंडर क्लासिफाई की जाएगी। हाउएवर इन केस डॉक्यूमेंट्स अंडर एलसी आर नॉट एक्सेप्टेड ऑन प्रेजेंटेशन or the payment under the LC is not made on the due date by the LC issuing bank for any reason and the borrower does not immediately make good the amount disbursed as a result of discounting of concerned bills, the outstanding bill discounted will immediately be classified as NPA with effect from the date when the other facilities has been classified as NPA, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा केस होता है, फर्स्ट वाले में हमने देखा कि हाँ अगर कोई भी बिल डिस्काउंट किया गया है अंडर एलसी तो उसे जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंडर नहीं कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर कोई भी ऐसा जो है केस कंसिडर किया जाता है या कोई भी ऐसा केस अराइज होता है जिसमें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स है लेटर ऑफ क्रेडिट के अंडर वो अगर एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए या फिर पेमेंट के लिए, तो ऐसे केस में जो भी पर्टिकुलर इसके अंदर ट्रांजैक्शन किया गया है वो एनपीए के अंदर ही आएगा, ठीक है। दैट मींस अगर वो प्रेजेंट नहीं किए जा रहे, जब जो है उसकी ड्यू डेट है तब इशूइंग बैंक जो है वो प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो ऐसे केस में फिर ऐसे ट्रांजैक्शंस को भी एनपीए माना जाएगा। लेकिन अगर एक नॉर्मल कंडीशन है कि हाँ भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रॉपरली ऑन टाइम जो है वो क्या किया जा रहा है, ऑन टाइम जो है वो इशू भी हो रहा है बाय द बैंक, बाय द प्रोड्यूसिंग बैंक, एंड जो जिस बैंक के सामने प्रेजेंट करना है वहां पर भी पहुंच रहा है, तो ऐसे केस में फिर उसे एनपीए नहीं कंसिडर करेंगे। बट अगर अदरवाइज वाला केस हो जाता है, दैट मींस प्रेजेंट नहीं हो रहा है ये सारी चीजें, तो फिर जो है उसे एनपीए कंसिडर किया जाता है, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट है दैट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, इसे देख।
सो नाउ कम्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखते हैं कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एक एनपीए को किस बेसिस पर कंसिडर किया जाता है। सो द ओवरड्यू रिसीवेबल्स रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव मार्क टू मार्केट वैल्यू ऑफ अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट will be treated as a non-performing asset if these remain unpaid for 90 days or more। ठीक है, 90 डेज या उससे ज्यादा अगर कोई भी पर्टिकुलर जो है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर अनपेड रहता है तो ऐसे केस में उसे जो है एनपीए कंसिडर करेंगे, जो कि नॉर्मली हम लोगों ने अभी तक देखा भी है। ऑल राइट, देन एडवांसेस अंडर कंसोर्टियम अरेंजमेंट्स। अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोर्टियम। अब देखिए, अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो कंसोर्टियम का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, एकदम बेसिक लैंग्वेज में अगर हम बोले तो एक ग्रुप हम इसे कह सकते हैं। बेसिकली कंसोर्टियम अगर हम नॉर्मली बात करें तो वो ये हो जाएगा कि 2-3 कंपनीज जो है वो एक साथ में आकर क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर काम कर रही है। तो ये क्या हुआ है कि 2-3 कंपनीज ने ग्रुप बनाया है। अब जब हम एडवांसेस की बात कर रहे हैं तो ऐसे केस में कंसोर्टियम एडवांसेस क्या होंगे, तो कंसोर्टियम एडवांस बेसिकली ये होता है कि एक बोरोवर को 2-3 जो बैंक्स है वो साथ में आकर क्या दे रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि मान लीजिए एक बोरोवर है, हम ले लेते हैं रिलायंस इंडिया को। ठीक है, ये बोरोवर हमने लिया, इस बोरोवर को एक सेम पर्पस के लिए, सेम पर्पस यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम, या फिर ये भी देख सकते हैं कि हाँ ठीक है ये जो बोरोवर है इन्हें डिफरेंट पर्पस के लिए भी लोन दिया जा सकता है। बट ये जो रिलायंस है उसे जो है लोन प्रोवाइड कर रही है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद में आईसीआईसीआई बैंक भी जो है एडवांसेस प्रोवाइड कर रही है, एक्सिस बैंक भी जो है ये भी एडवांसेस प्रोवाइड कर रही है, एसबीआई भी जो है ये एडवांसेस प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, सो इन दैट केस कि ये क्या होगा, ये एक कंसोर्टियम एडवांसेस होंगे। दैट मींस कि सेम बोरोवर को डिफरेंट बैंक्स जो है क्या कर रही है, मनी लेंड कर रही है। अब अगर ऐसे केस में ये बोरोवर जो है ये डिफॉल्ट में आ जाए, इनके अकाउंट्स जो है अगर ये एनपीए बन जाए तो फिर क्या चीज चेक की जाती है, इसके अपार्ट जो है अगर मान लो एक सेम पर्पस है, ठीक है, सेम पर्पस के लिए जब ये लोग लोन दे रहे हैं, चारों बैंक्स जो है ये साथ में मिलकर सेम पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड कर रही है, तो ऐसे केस में जो है इन चारों बैंक्स की कितनी कितनी लायबिलिटीज होंगी या इन्हें जो है इनका कितना कितना उसमें शेयर होगा। सो अकॉर्डिंगली जब हम एनपीए की बात करते हैं तो चारों बैंक जो होती है या फिर जो वेरियस बैंक होती है जो कि कंसोर्टियम अरेंजमेंट के थ्रू एडवांसेस प्रोवाइड कर रही है, तो बेसिकली इसमें जो है एक इंडिविजुअल बैंक का जो रिकवरी रिकॉर्ड है उसे देखा जाता है कि एक बैंक जो है वो अपने इंडिविजुअल लेवल पर जो है कितना अमाउंट रिकवर कर पाती है, उसी बेसिस पर फिर एक कंसोर्टियम बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि एसबीआई को जो है लोन देना है रिलायंस को, वहीं एचडीएफसी जो है ये भी लोन देना चाह रहा है रिलायंस को, और रिलायंस को बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए, तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो है वेरियस बैंक्स को बोल रहे हैं कि आप हमें जो हो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए लोन दे दीजिए। तो अब एचडीएफसी क्या देखेगा, एचडीएफसी देखेगा कि एसबीआई का जो रिकॉर्ड रिकवरी है वो कैसा है, मतलब कि रिकवरी रिकॉर्ड कैसा है। ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली ये सब जो है एक साथ में मिलकर अगर कुछ चीज कर रहे हैं तो उसमें जो है अगर प्रॉफिट होगा तो सभी का हो जाएगा, अगर लॉस हुआ तो वो भी सभी का हो जाएगा। इसलिए जो है एचडीएफसी क्या करेगी, एचडीएफसी जो है वो पहले जो रिकवरी रिकॉर्ड है एसबीआई का उसे चेक करेगी कि एक्चुअल में जो है एसबीआई का रिकवरी रिकॉर्ड कैसा है। सेम गोज टू दी अदर बैंक, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया। बेसिकली ये जो बैंक्स है जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इनका तो मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसलिए ये इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगी। वहीं एसबीआई को हम बोले तो एसबीआई होने को गवर्नमेंट बैंक है, लेकिन गवर्नमेंट बैंक भी क्या चाहेगी कि वो भी प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन हम सोलली ये नहीं बोलेंगे कि एसबीआई जो है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के वो जो है प्रॉफिट मोटिव के जो विजन है उससे वर्क कर रही हो, उसके गोल से वर्क कर रही हो। यहाँ पर जो है और भी जो वेरियस अचीवमेंट्स होते हैं, यहाँ हम बोलें कि वेरियस जो विजन्स होते हैं वो उससे अलाइंड होंगे, लाइक जो है सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो चीज एक अलग हो जाती है, उसे अभी हमें यहाँ पर जो है लेकर आने की जरूरत ही नहीं है। सो कंसोर्टियम एडवांसेस जो है वो बेसिकली यही होते हैं।
आई गेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि कंसोर्टियम एडवांसेस जो है वो क्या है, एंड इनका जो है अगर कंसोर्टियम एडवांसेस में अगर लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं या कंसोर्टियम एडवांसेस दिए जा रहे हैं शुद्ध से, तो ऐसे केस में क्या जो है पर्टिकुलर प्रोसेस देखी जाती है। सो असेट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स अंडर कंसोर्टियम शुड बी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी of the individual member banks and other aspects that have a bearing on the recoverability of the advances। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है ये रिकॉर्ड रिकवरी ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर बैंक्स का होगा और जो भी अदर एस्पेक्ट्स है दैट हैव अ बियरिंग ऑन रिकवरेबिलिटी। ठीक है, और रिकवरेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं उन्हें भी देखा जाता है। ठीक, then accounts where there is erosion in the value of security due to frauds committed by borrowers। ठीक है, सो ऐसे अकाउंट्स जहां पर क्या हुआ है, इरोजन हुआ है किस चीज का, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का, और वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का इरोजन या उस पर जो है सिक्योरिटी जो है उसमें कोई भी काइंड ऑफ जो है डिस्ट्रक्शन क्या हुआ बिकॉज ऑफ दी फ्रॉड्स कमिटेड बाय बोरोवर्स। तो अगर ऐसे कोई अकाउंट्स है तो उनके अगेंस्ट क्या चीजें होंगी या ऐसे अकाउंट्स का फिर क्या होगा। ठीक है, सो इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंट्स वेयर देयर आर पोटेंशियल थ्रेट्स फॉर रिकवरी बिकॉज ऑफ इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और नॉन अवेबिलिटी of security, the existence of other factors such as frauds committed by borrowers, it will not be prudent that such accounts should go through various stages of asset classification. In cases of such serious credit impairment, the asset should be straight away classified as doubtful or loss asset as appropriate। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अगर कोई ऐसा अकाउंट होता है जिसमें जो सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू का इरोजन हुआ है, उसकी वैल्यू इरोड हो गई है, या हम बोले कि जो है किसी फ्रॉड के हेल्प से जो है वो जो सिक्योरिटी थी उसकी इनिशियली वैल्यू जो है हाई बताई गई थी जब मनी बोरो किया था, एंड जो है बाद में पता चला कि ये जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी है उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, या फिर अगर कोई नो सिक्योरिटी वाला एडवांस है, तो ऐसे केसेस में अगर कहीं से भी ऐसा लग रहा है एक सस्पिशियस जो है अकाउंट वहां पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो बैंक्स हैं उन्हें वो जो है वो जो भी एसेट्स उनके पास में उन्हें डायरेक्टली सेल आउट कर सकती है, या फिर हम ये बोलें कि उन अकाउंट्स को जो है डायरेक्टली डाउटफुल या फिर लॉस अकाउंट्स में जो है लॉस एसेट्स में जो है कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पर जो है सब स्टैंडर्ड एसेट वाली कैटेगरी नहीं आएगी, डायरेक्टली क्या कर दो आप डाउटफुल या फिर जो है लॉस अकाउंट में ऐसे अकाउंट्स को कंसिडर कर सकते हो। ऑल राइट, सो दिस हैपेंस व्हेन जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी वो इरोड हो जाए ड्यू टू सम कमिटमेंट ऑफ फ्रॉड्स। ठीक है, now erosion in the value of security can be reckoned as significant where a realizable value of the security is less than 50% of the value assessed by the banks or accepted by RBI at the time of last inception as the case may be. Such NPAs come under the doubtful category classification and provisioning as applicable for the doubtful assets is required straight away। ठीक है, सो जो भी इरोजन है वैल्यू इन दी सिक्योरिटी, तो उसके केस में क्या चीजें हैं, तो उसमें जो है अगर कोई भी पर्टिकुलर जो रियलाइजेशन करना है वैल्यू का इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय द बैंक और एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एट द टाइम ऑफ लास्ट इंसेप्शन। ठीक है, अगर मान लो कि जो भी एक सिक्योरिटी एक जिस भी पर्सन ने जो है एज अ सिक्योरिटी जो है किसी भी जो है प्रॉपर्टी को या किसी भी काइंड ऑफ सिक्योरिटी को एज अ मॉर्गेज रखा, अब जो है बाद में पता चल रहा है जब रीपेमेंट नहीं हुआ तब पता चल रहा है कि ये जो सिक्योरिटी है इसकी वैल्यू जो है वो इरोड हो गई है, या फिर जो है इसकी वैल्यू जो है इनिशियली ज़्यादा बताई गई थी बट ये एक्चुअल में उतनी है नहीं। अब इनिशियली ज़्यादा बताई गई थी मतलब कि जो भी आरबीआई का या फिर बैंक्स का जो लास्ट इंसेप्शन है उसमें जितनी भी वैल्यू आई, लेट्स से की वैल्यू आई है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की 50,000, ठीक है, जो लास्ट इंसेप्शन था उसमें से। अब अगर मान लीजिए कि इसका 50% अमाउंट भी अगर बैंक रिकवर नहीं कर पा रही है, दैट मीन्स अगर उस सिक्योरिटी से कम एटलीस्ट हम बोल रहे हैं कि 25,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं, 25,000 से कम जो है रिकवर हो पा रहा है, तो ऐसे केस में जो है ऐसे जो एनपीएज होते हैं वो डायरेक्टली डाउटफुल असेट्स में जो है क्या हो जाते हैं कंसिडर किए जाते हैं, डायरेक्टली वो डाउटफुल असेट्स में चले जाएंगे
और डाउटफुल एसेट्स के जो भी प्रोविजंस हैं फिर वो अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पर जो है क्लासिफिकेशन का वेट नहीं होगा, सब स्टैंडर्ड से डाउटफुल तक बनाने में टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्टली डाउटफुल में जाएंगे एंड इवन लॉस एसेट्स में जा सकते हैं एंड जो भी उसके फिर प्रोविजंस हैं वो अंडरटेक किए जाएंगे। ठीक है, if the realizable value of the security as assessed by the bank approved valuers RBI is less than 10% of the outstanding in the borrower accounts, the existence of the security should be ignored and the asset should be straight away classified as a loss asset. It may either be written or fully provided for by the bank. अब जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये किस पर ले रहे हैं हम, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। ठीक है, अगर जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका अगर 10% जो है वो क्या है, is less than 10% of the outstanding in the borrowing amount, the existence of the security should be ignored. ठीक है, अगर वो 10% से कम जो है रिलाइजेबल वैल्यू है तो ऐसे केस में जो सिक्योरिटी है उसका जो एग्जिस्टेंस है वो इग्नोर किया जाएगा एंड ऐसे असेट्स को डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, लॉस असेट्स में। ठीक है, अब यहाँ पर जो है डाउटफुल असेट्स भी नहीं रहेगा, सब स्टैंडर्ड असेट तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, डायरेक्टली जो है ऐसे केसेस कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लॉस असेट में शिफ्ट हो जाएंगे, भले ही उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी हो या कुछ भी हो, या सिक्योरिटी फिर कुछ भी कितनी भी जो है अच्छी हो। ठीक है, बट द थिंग इज कि डायरेक्टली कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे लॉस अकाउंट्स में। इट मे ईदर बी रिटर्न ऑफ और फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर बाय द बैंक। ठीक, then advances against term deposit, NSCs, KVP, IVP etc. ठीक है, टर्म डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स के अगेंस्ट, किसान विकास पत्र, इन सारी चीजों के अगेंस्ट जो है एडवांसेस प्रोवाइड करना। अब ऐसे केस में जो है अगर इनके अगेंस्ट एडवांसेस प्रोवाइड किए गए हैं तो अब ऐसे में जो है एनपीए कैसे कंसिडर होता है। सो एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, NSCs एलिजिबल फॉर सरेंडर, KVPs and life policies need not be treated as NPAs. Advances against gold ornaments, government securities and all other securities are not covered by this exemption. ठीक है, so basically जो भी advances हैं जो कि term deposits, NSCs जो है जो कि एलिजिबल रहती है सरेंडर करने के लिए, प्लस जो भी KVPs एंड लाइफ पॉलिसीज है इन्हें NPAs जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा। बट अगर कोई भी एडवांस जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट या फिर कोई भी अदर सिक्योरिटी के अगेंस्ट आता है तो वो एनपीए में कंसिडर होता है। ठीक है, और जो अभी तक के हमने सारे प्रोविजंस देखे वो अप्लाई होते हैं। लोन्स विथ मॉरेटोरियम फॉर पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब ऐसे लोन्स जिनमें क्या है, मॉरेटोरियम दिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। मॉरेटोरियम मतलब कि एक इनिशियल टाइम पीरियड जो कि फ्रीली दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड तक जो है आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। जैसे कि फॉर इंटरेस्ट दिया है तो कुछ जो है जैसे कि लोन लिया उसके बाद में बोल दिया कि आप 6 मंथ्स तक जो हो इस पर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, और जो है ऐसा कोई प्रोविजन नहीं आएगा कि आपको इस पर इंटरेस्ट पे करना है। 6 मंथ्स के लिए आप फ्री हो फ्रॉम पेइंग इंटरेस्ट। तो अगर ऐसे लोन्स हैं कि जो मॉरेटोरियम पर दिए जा रहे हैं तो उसमें जो है एनपीए का कंसिडरेशन या जो है उन असेट्स का क्लासिफिकेशन अंडर वेरियस काइंड्स ऑफ जो है कैटेगरी वो कैसे किया जाएगा। सो इन द केस ऑफ बैंक फाइनेंस गिवन फॉर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और फॉर एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एक्सेट्रा where a moratorium is available for the payment of interest, then it becomes due only after the moratorium or gestation period is over. ठीक है, so if in case अगर moratorium period होता है तो moratorium period जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जो है एनपीए में कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। मॉरेटोरियम पीरियड के खत्म होने के बाद ही जो है कोई भी एक असेट को जो है या कोई भी एक अकाउंट को जो है उसे एनपीए कह सकते हैं। मॉरेटोरियम पीरियड भी हम उसे कहते हैं एंड ऑल्सो गेस्टेशन पीरियड भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, therefore such amounts of interest do not become overdue and hence do not become an NPA with reference to the date of debit of interest। ठीक है, तो क्योंकि ऐसे अकाउंट्स जो है वो ओवरड्यू होंगे ही नहीं क्योंकि मॉरेटोरियम दे के रखा है। दैट मीन्स बैंक ने इनिशियली बता के रखा है कि आप इतने टाइम के लिए क्या नहीं करोगे, पेमेंट नहीं करोगे। तो जब पेमेंट ही नहीं करना है तो वो ड्यू नहीं हुआ है तो वो ओवरड्यू भी नहीं होगा, राइट।
सो अल्टीमेटली क्योंकि ऐसे अकाउंट्स में जो है पेमेंट वगैरह ओवरड्यू नहीं हुआ है, तो इसी के लिए जो है उन अकाउंट्स को एनपीए भी कंसिडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एनपीए के लिए क्या जरूरी है कि एटलीस्ट 90 डेज का टाइम पीरियड जो है वो कंसिडर करना है कि 90 डेज एक कोई भी अमाउंट ड्यू हुआ है, उसके बाद में 90 डेज निकल गए हैं एंड फिर भी अगर पेमेंट नहीं होता है तो उसे हम एनपीए बोलते हैं। यहाँ पर अमाउंट ड्यू ही नहीं होगा तो एनपीए जो है वो बन ही नहीं सकता है। दे बिकम ओवरड्यू आफ्टर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इफ अनकलेक्टेड, ठीक है। वो जो है ओवरड्यू बनेंगे ड्यू डेट ऑफ पेमेंट फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। जब इंटरेस्ट की पेमेंट की ड्यू डेट आ जाएगी, अगर उसके बाद में वो अनपेड रहेंगे तब वो एनपीए बनेंगे। ऑल राइट। Then in case of the housing loan or similar advances granted to staff members where interest is payable after the recovery of principal, interest need not be considered as overdue from the first quarter onwards, ठीक है। अगर कोई ऐसा केस है जिसमें कि ये बोला जाता है कि आप पहले प्रिंसिपल अमाउंट को पे कर दो और प्रिंसिपल अमाउंट पे हो जाएगा, उसके बाद में आप क्या करना, उसके बाद में इंटरेस्ट पे करना। सो दैट मीन्स कि जब तक प्रिंसिपल अमाउंट का एक टर्म दिया गया है, उसका जो टाइम पीरियड है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता तब तक जो है इंटरेस्ट पे करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। उस पर मॉरेटोरियम प्रोवाइड किया गया है। तो ऐसे केस में जो है ऐसे जो पर्टिकुलर लोन्स होंगे या फिर एडवांसेस होंगे, उसमें भी जो इंटरेस्ट है वो कब कंसिडर किया जाएगा, इंटरेस्ट पर जो है एनपीए कब कंसिडर किया जाएगा, एक बार वो ड्यू हो जाए उसके बाद में, ठीक है। एंड इसमें भी बोला गया है नीड नॉट बी कंसिडर्ड एज ओवरड्यू फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स। फर्स्ट क्वार्टर ऑनवर्ड्स या फर्स्ट क्वार्टर से जो है उसे एनपीए कंसिडर नहीं करेंगे। आफ्टर दैट जो है दैट मीन्स 90 डेज का टाइम पीरियड के बाद में फिर वो चीज एप्लीकेबल रहेगी। Such loans or advances should be classified as NPA only when there is a default in repayment of installment of principal or payment of interest on a respective due dates, ठीक है। ऐसे जो भी लोन्स और एडवांसेस हैं ये एनपीए में क्लासिफाई होंगे सिर्फ तब जब उसमें जो है डिफॉल्ट रहेगा रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल और दी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उसकी ड्यू डेट के बाद में। अब ये चीज तो बहुत ही ऑब्वियस है एंड आई गेस क्लियर भी है आप लोगों को। देन कम्स एग्रीकल्चरल एडवांसेस। So a loan granted for short duration crops is treated as NPA if the installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons, ठीक है। देखिए हमने जब ये पर्टिकुलर वीडियो या इस टॉपिक को जब स्टार्ट किया था तभी इस चीज को बहुत ही क्लियरली समझा था कि अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स हैं तो ऐसे केस में 2 क्रॉप सीजन को कंसिडर किया जाता है और 2 क्रॉप सीजन तक अगर जो है कोई भी काइंड ऑफ रीपेमेंट नहीं होता है तो फिर उसे एनपीए कंसिडर किया जाता है। वही जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स होती है उसमें 1 क्रॉप सीजन को कंसिडर किया जाएगा। So a loan granted for long duration crops is treated as NPA only if the installment of principal or interest thereon remains overdue for 1 crop season, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स में 1 क्रॉप सीजन कंसिडर होगा। For the purpose of these guidelines, long duration crops would be crops with a crop season longer than 1 year and crops which are not long duration crops would be treated as short duration crops, ठीक है। सो बेसिकली जो है यहाँ पर क्या हो गया कि जो लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि लॉन्ग ड्यूरेशन हम किसे कहेंगे एंड शॉर्ट ड्यूरेशन हम किसे कहते हैं। बाकी एग्रीकल्चरल एडवांसेस में जो मेन चीज याद रखनी है कि एनपीए कब कंसिडर होगा, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में 2 क्रॉप सीजन निकालने के बाद में और लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन के बाद में, ठीक है। Depending upon the duration of crops raised by an agriculturalist, the above NPA norms also made applicable to the agricultural term loans availed of by him. The above norms are made applicable to all the direct agricultural advances in respect of agricultural loans other than those specified and the term loans given to the non-agriculturalist. Identification of NPAs would be done on the same basis as of for the non-agricultural advances which at present is the 90 days delinquency norm, ठीक है। तो अगर जो है किस पर डिपेंड, जो ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स है उस पर अगर डिपेंडेंट अगर एग्रीकल्चरलिस्ट जो है वो क्या करता है, अगर जो है लोन्स वगैरह लेता है तो ऐसे केस में अबव वाले जो भी हमारे थे दैट इज शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन वो कंसिडर किए जाएंगे। लेकिन अगर जो है उस बेसिस पर नहीं लेते हैं और अगर जो है एग्रीकल्चरल लोन्स जो कि इन स्पेसिफाइड और टर्म लोन्स गिवन टू नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हो गया उसमें जो है एनपीएस का आइडेंटिफिकेशन 90 डेज वाला ही कंसिडर किया जाएगा।
सो दैट मीन्स कि बेसिस ऑफ द लोन क्या है, अगर बेसिस ऑफ द लोन जो है वो अगर क्रॉप सीजन पर है तो हमने जो अभी पढ़ा उन पर बेस्ड जो है एनपीए कंसिडर होगा, और अगर बेसिस ऑफ लोन जो है वो अगर क्रॉप सीजन नहीं है, क्रॉप का जो ड्यूरेशन है वो नहीं है, तो ऐसे केस में जो है एनपीए 90 डेज के बाद में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। Where natural calamities impair the repaying capacity of agricultural borrowers, bank may decide on their own as a relief measure conversion of short-term production loan into a term loan or a rescheduling of the repayment period or the sanction of the fresh short-term loan। अब बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि अगर लोन पर जो है लोन दिया गया है, सॉरी क्रॉप पर जो है लोन दिया गया है, तो ऐसे केस में अगर इफ ड्यू टू एनी ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज या कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह जो होती है उनकी वजह से अगर क्रॉप खराब हो जाती है, तो अब वो जो पर्सन है, जो फार्मर है, उनके पास तो कुछ इनकम हुई नहीं, जब इनकम नहीं हुई तो वो रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो इसलिए अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन अराइज होती है तो जो एक बैंक है, जो लेंडर है, वो खुद अपने आप से डिसाइड कर सकती हैं या जो है वो एडवाइस कर सकते हैं उनके जो बोरोअर्स हैं उन्हें कि आप आपके जो ये क्रॉप लोन है इसे टर्म लोन में कन्वर्ट करवा लीजिए, या फिर जो है बैंक्स जो है एक रिलैक्सेशन पीरियड भी प्रोवाइड कर सकती है कि एक और जो है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया या लॉन्ग टर्म क्रॉप लोन जो है वो प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, मतलब कि एक जो स्पेसिफाइड एक टाइम ड्यूरेशन था बिकॉज ऑफ द नेचुरल कैलामिटीज वो जो है रीपेमेंट नहीं हुआ, तो उसके बाद में जो है उस टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है विदाउट कंसिडरिंग दोज अकाउंट्स एज एनपीए, क्योंकि वहां पर जो है उनकी कोई गलती ही नहीं थी, वो एक नेचुरल कैलामिटी थी जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, राइट। तो अल्टीमेटली अगर क्रॉप्स खराब हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी इनकम नहीं होगी, और इनकम नहीं होगी तो वो रीपेमेंट भी नहीं पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, सो आई गेस ये चीज भी आप लोगों को क्लियरली जो है समझ में आ गई है। Then in such cases of conversion or rescheduling, the term loan as well as the fresh short-term loan are treated as current dues and need not be classified as NPS। ठीक है, अगर कोई भी rescheduling या फिर conversion होगा तो ये क्या है, ये जो है इन्हें fresh या फिर current dues consider किया जाएगा। That means ये अभी से एड फ्रॉम दैट पॉइंट जो है वो ड्यू है, तो वो करेंट ड्यू है, वो पुराना ड्यू नहीं। अभी आगे जो है टाइम पीरियड दिया जाएगा एक फार्मर को कि आप रीपेमेंट कर दो। ठीक है, द एसेट क्लासिफिकेशन ऑफ दीज लोन्स वुड देयर आफ्टर बी गवर्न्ड बाय द रिवाइज्ड टर्म्स एंड कंडीशंस एंड वुड बी ट्रीटेड एज एनपीए इफ द इंटरेस्ट और द इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर 2 क्रॉप सीजन्स फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एंड फॉर 1 क्रॉप सीजन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। अब जो है रीशेड्यूलिंग हो गई है या फिर कन्वर्जन हो गया है, सो अगेन जो है वो सेम चीज चालू हुई, 2 क्रॉप सीजन एंड 2 शॉर्ट टर्म क्रॉप सीजन हो जाएगा और एक 1 लॉन्ग टर्म क्रॉप ड्यूरेशन हो जाएगा। उतना टाइम फिर से दिया, अगर उसके बाद भी जो है रीपेमेंट नहीं आता है प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का, तब उसे जो है एनपीए में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर रीपेमेंट हो जाता है तो उस अकाउंट को एनपीए नहीं माना जाएगा। While fixing the repayment schedule in the case of rural housing advances granted to agriculturalists under the Indira Awas Yojana and Golden Jubilee Rural Housing Finance Scheme, banks should ensure that the interest or installment payable on such advances are linked to crop cycles। ठीक है, so इन योजनाओं के अकॉर्डिंग जो है, याद रखिएगा योजना का नाम, क्योंकि जो है ये चीज बिल्कुल जो है आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि किस योजना के जो है प्रोविजन में या किस योजना की वजह से जो है ये ड्यूरेशन जो है वो कंसिडर किया गया, दैट इज 2 क्रॉप सीजन एंड 1 क्रॉप सीजन वाला जो ड्यूरेशन है वो कैसे कंसिडर हुआ, उसके पीछे कौन सी योजना वगैरह है, तो वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो इनके अकॉर्डिंग जो है ये क्रॉप जो भी एक प्रॉपर क्रॉप का सीजन होता है उतना टाइम जो है वो एक फार्मर को, एक एग्रीकल्चरलिस्ट को दिया जाता है एज इन द फॉर्म ऑफ मोराटोरियम भी हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस देखते हैं कि इनके अंदर क्या पर्टिकुलर प्रोविजंस होने वाले हैं। The credit facility is backed by guarantee of the central government, though overdue, may be treated as an NPA only when the government repudiates its guarantee when invoked। ठीक है, अगर जो है कोई भी पर्टिकुलर एडवांस की जो गारंटी वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली है, ठीक है, दैट मीन्स जो है उसकी गारंटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बैक्ड है,
तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर अकाउंट्स है ये अगर ओवर ड्यू भी हो जाते हैं तो उसे एनपीए कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि वो कब एनपीए कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली लिखा है दैट दीज मे बी ट्रीटेड एज एनपीए ओनली when the government repudiates its guarantee when invoked। ठीक है, जब उन गवर्नमेंट को बताया जाए कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, आपने जिस पर्टिकुलर एडवांस की गारंटी ली थी वो जो उसका जो रीपेमेंट है वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये जब गवर्नमेंट को बताया जाए और अगर तब गवर्नमेंट जो है वो रेपुडिएट कर दे, दैट मीन्स अगर रिफ्यूज कर दे कि नहीं नहीं हमें नहीं पता, हम नहीं पे करेंगे, ऐसा वाला अगर वो रिफ्यूज कर दे तो फिर जो है उस अकाउंट को या उस एडवांस को एनपीए कंसिडर किया जाएगा। अदरवाइज जो है उसे एनपीए कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर वो ओवर ड्यू हो जाए तो भी, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट जो है उनकी बैकिंग रहती है वहां पर, एंड द थिंग इज कि गवर्नमेंट ने जो है कहीं से रिफ्यूज नहीं किया है तो फिर उस पर्टिकुलर एडवांस को एनपीए नहीं कंसिडर किया जाता है। बट व्हेन इन्वोक्ड, और अगर तब रिफ्यूज हो जाए, तब रेपुडिएट कर दिया जाए तो फिर वो एनपीए कहलाएगा। सो दिस एग्जेम्पशन from classification of government guaranteed advances as NPA is not for the purpose of recognition of income। ठीक है, ये जो एग्जेम्पशन है कि जिसमें जो क्लासिफिकेशन है गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस का एनपीए में, इसे जो है इनकम रिकॉग्निशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इनकम रिकॉग्निशन के पर्पस से जो है उसमें नहीं देखा जाएगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वोकेशन ऑफ गारंटी वाज डीलिंग्ड फॉर डिसाइडिंग द असेट क्लासिफिकेशन and provisioning requirement in respect of the state government guarantee exposures। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है इन्वोकेशन ऑफ गारंटी की जब डीलिंक हो जाए फॉर डिसाइडिंग द एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग जो है रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे केस में अगर स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एक्सपोजर्स हैं तो जो है ये सारी चीजें कंसिडर होती है कि किस पर्टिकुलर में क्या क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। When if with effect from the year ending 31st March, state government guaranteed advances and investments in state government guarantee securities would attract asset classification and provisioning norms if interest or principal guaranteed or any other amount due to the bank remains overdue for more than 90 days। ठीक है, 31st ईयर एंडिंग 31st जो मार्च है, मतलब कि 31st मार्च को जब ईयर एंड हो रहा है तब जो भी स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांसेस हैं या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट्स है स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड सिक्योरिटीज में, तो ऐसे केस में जो है एसेट क्लासिफिकेशन किया जाएगा। दैट मीन्स उसे सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट इनमें कंसिडर किया जाएगा। अगर जो है 90 डेज से ज्यादा हो जाए तो पेमेंट को, रीपेमेंट को जो है जो ड्यू हुआ है उसको अगर 90 डेज से ज्यादा हो जाए तो ये सारी चीजें फिर क्लासिफिकेशन होता है एसेट्स का। दैट मीन्स कि एनपीए कब कंसिडर नहीं करेंगे, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बैक्ड है। अगर स्टेट गवर्नमेंट बैक्ड है तो फिर बाकी सारे प्रोविजंस एज इट इज ही चलेंगे। अपग्रेडेशन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स, जो रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स है उनका अपग्रेडेशन। So the substandard accounts which have been subjected to restructuring etc., whether in respect of principal installment or interest amount by whatever modality, would be eligible for upgrading to the standard category only after the specified period, that is a period of 1 year after the date when the first payment of interest or of principal whichever is earlier falls due, subject to satisfactory performance during the पीरियड। ठीक है, तो अब ये जो रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स है, दैट मीन्स जो क्लासिफिकेशन कर दिया सब स्टैंडर्ड में, डाउटफुल में, लॉस में, उनका रीस्ट्रक्चर कैसे किया जाएगा। तो जो सब स्टैंडर्ड्स अकाउंट है उन्हें स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट किया जा सकता है इफ अगर प्रॉपर जो है रीपेमेंट वगैरह हो तो, लेकिन इसमें भी जो है 12 मंथ्स दैट मीन्स 1 ईयर का जो है टाइम पीरियड एक मार्जिन रखना है। उसमें देखा जाएगा कि हाँ कोई भी अब तो दिक्कत नहीं है, रीपेमेंट वगैरह टाइम पर हो रहा है, और अगर रीपेमेंट टाइम पर है तो फिर जो है उसे सब स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड असेट या स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट कर देते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। द अमाउंट ऑफ प्रोविजन मेड अर्लियर नेट ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड फॉर द सेक्रीफाइस इन द इंटरेस्ट अमाउंट इज प्रेजेंट वैल्यू टर्म्स एज अफोरसेड could also be reversed after the 1 year period। ठीक है, जो भी अमाउंट जो है जो कि प्रोविजन में रखा गया था पहले, या फिर जो भी अमाउंट नेट अमाउंट प्रोवाइडेबल है जो कि सेक्रीफाइस कर दिया गया था इंटरेस्ट अमाउंट के लिए, तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर वैल्यू भी जो है वो वापस रिस्टोर की जा सकती है इफ जो रीपेमेंट वो टाइम पर होने लगे तो। ड्यूरिंग दिस 1 year period the substandard assets will not deteriorate in its classification of if satisfactory performance
ऑफ द अकाउंट इज डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। वो उस पूरे एक साल में अगर जो है उन सब स्टैंडर्ड्स अकाउंट में देख रहे हैं कि हाँ प्रॉपर जो है टाइमली रीपेमेंट वगैरह हो रहा है, तो वो सब स्टैंडर्ड से डिटोरिएट नहीं होंगे, मतलब कि वो डाउटफुल एसेट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। वो सब स्टैंडर्ड है, वो एक साल के लिए सब स्टैंडर्ड ही रहेंगे, वो डिटोरिएट नहीं होंगे, बल्कि आफ्टर 1 ईयर वो अपग्रेड होंगे एंड दे विल बिकम दी स्टैंडर्ड अकाउंट, ठीक है। सब स्टैंडर्ड से जो है वो स्टैंडर्ड अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इन केस हाउएवर the satisfactory performance during the 1 year period is not evident, the asset classification of the restructured account would be governed as per the applicable prudential norms with reference to the pre-structuring payment schedule, ठीक है। अगर जो है वो जो पूरा एक साल का टाइम पीरियड जो लिया गया है, ठीक है, सब स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, अगर उस एक साल में जो भी सेटिस्फैक्टरी लेवल है उसके अकॉर्डिंग अगर रीपेमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स जो चीजें कंसिडर हुई थी, जो चीजें जो है दो पार्टीज के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना था, अगर उसके हिसाब से पेमेंट नहीं होता है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट जो भी है, तो ऐसे केस में फिर जो क्लासिफिकेशन एसेट का वो प्रॉपरली जो है सारे प्रोविजंस के हिसाब से ही होगा कि वो सब स्टैंडर्ड में ही रहेगा या वो डिटोरिएट होकर डाउटफुल में चला जाएगा। ये सारी चीजें जो है फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस होने वाले हैं। अगर एक साल में कहीं पर भी ऐसा लगता है कि नहीं जो है सेटिस्फैक्टरी लेवल पर जो है रीपेमेंट वगैरह नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है ये क्रिएट हो जाता है वापस कि एसेट का जो क्लासिफिकेशन है वो किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर नॉर्म्स एंड प्रॉपर प्रोविजंस, ठीक है। नाउ टेक आउट फाइनेंस की अगर हम बात करें, सो टेक आउट फाइनेंस क्या होता है, इज अ प्रोडक्ट इमर्जिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है उन्हें फाइनेंस या उन्हें फंड करने के लिए जो लोन्स जो एडवांसेस दिए जाते हैं, वी कैन टेल इट टेक आउट फाइनेंस, ठीक है। सो टेक आउट फाइनेंस का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, ये बिल्कुल जो है आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। Under this arrangement, the institution, the bank financing infrastructure projects will have an arrangement with any financial institution for transferring to the later the outstanding in respect of such financing in their books of an predetermined basis, ठीक है। इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग जो भी इंस्टीट्यूशन या बैंक जो कि फाइनेंस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं टेक आउट फाइनेंस में, तो जो भी इंस्टीट्यूशन या जो भी बैंक जो कि फाइनेंस कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को, उन्हें जो है विल हैव एन अरेंजमेंट विद एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर transferring to the later the outstanding in respect of such financing in their books on a predetermined basis, ठीक है। that means वही जो proper advances जैसे provide किए जाते हैं, advances वगैरह provide करेंगे, outstanding amount देंगे, that means पहले उस मनी को यूज किया जाएगा और बाद में क्या किया जाएगा, रीपेमेंट होगा। in the view of time lag involved in taking over, their possibility of the default in meantime cannot be ruled out, ठीक है, क्योंकि जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो भी हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो ये क्योंकि लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर टाइम लैग बहुत ज्यादा है, और क्योंकि टाइम लैग बहुत ज्यादा है इसलिए ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि जो डिफॉल्ट है वो हो सकते हैं इस मीन टाइम में, लेकिन वो डिफॉल्ट को जो है चेक कर पाना, उन्हें जो है रूल आउट कर पाना मुश्किल हो सकता है, ठीक है। The norms of the asset classification will have to be followed by the concerned bank or financial institution in whose book the account stands as balance sheet item as on the relevant date. If the lending institution observes that the asset has turned NPA on the basis of record of recovery, it should be classified accordingly, ठीक है। जो भी प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी है उसे चेक करने के बाद में अगर लगेगा कि हाँ ये जो है ये एनपीए बन चुका है, ये पर्टिकुलर एसेट इसमें डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है, सो दैट मीन्स कि वो जो है उसे जो प्रॉपरली क्लासिफाई किया जाएगा फिर, ठीक है। द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन शुड नॉट रिकॉग्नाइज इनकम ऑन अक्रूअल बेसिस and account for the same only when it is paid by the borrower or taking over institution if the arrangement so provides, ठीक है। जो भी एक lending institution है should not recognize income on accrual basis, इनकम रिकॉग्निशन में या accrual basis पर इनकम इसकी नहीं ली जाएगी। इनकम कब जो है वो लिखी जाएगी या वो कब कंसिडर की जाएगी एक बैंक के लिए, जब वो पे कर दिया जाए, ठीक है। उसका जो मनी है वो एक बैंक के पास में या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके पास में अगर आ जाए, जो लेंडिंग इंस्टीट्यूट है, तो ही इस इनकम को लिखा जाएगा, अदरवाइज इनकम को अक्रूअल बेसिस पर कंसिडर नहीं किया जाएगा।
However, the taking over institution on taking over such assets should make provisions treating the account as NPA from the actual date of it becoming NPA even though the account was not in its book as on that date. ठीक है, तो अगर जो भी एक टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूट है वो अगर वो जो है ऐसे कोई भी असेट्स को जो है टेक ओवर करते हैं तो प्रॉपर जो है प्रोविजंस बनाए जाएंगे कि एक अकाउंट को कैसे ट्रीट करना है एनपीए में फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ इट बिकमिंग एनपीए और इवन दो द अकाउंट वाज नॉट इन द बुक्स ऑन दैट डे. ठीक है, तो जो भी टेकिंग ओवर इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो भी ये फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो है एनपीए के प्रोविजंस बनाएंगे कि उस पर्टिकुलर या किसी भी जो ऐसे वाले एसेट्स होते हैं, ऐसे वाले जो एडवांसेस होते हैं, उन्हें एनपीए कैसे कंसिडर किया जाएगा. नाउ प्रोविजनिंग नॉर्म्स अगर हम लोग देखें इसमें, सो बैंक शुड मेक प्रोविजंस अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स एंड लॉस एसेट्स एज बिलो. प्रोविजंस कैसे रहेंगे इस चीज को समझते हैं. सो लॉस एसेट्स शुड बी रिटन ऑफ. ठीक है, लॉस एसेट्स को क्या करना है, राइट ऑफ कर दो. उन्हें जो है वो लॉस एसेट में कंसिडर हो गए, मतलब कि वो सबसे नीचे वाली सबसे कैटेगरी में जा चुके हैं. अब एक ही सोल्यूशन दिख रहा है कि इन एसेट्स को सेल करो और क्या कर दो, जो मनी है वो रिकवर करो. तो लॉस एसेट्स शुड बी रिटन ऑफ. If loss assets are permitted to remain in the books for any reason, 100% of the outstanding should be provided for. ठीक है, अगर जो है जो लॉस एसेट्स है वो अगर बुक्स में जो है रहने के लिए अगर परमिटेड है, उसके पीछे का कोई भी रीजन हो, तो ऐसे केस में 100% जो आउटस्टैंडिंग है वो प्रोवाइड होना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स 100% अमाउंट जो है वो रिकवर वहां से होना चाहिए. ठीक, डाउटफुल एसेट की अगर बात करें तो 100% ऑफ द एक्सटेंट टू विच द एडवांस इज नॉट कवर्ड बाय द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी to which the bank has a valid recourse and the realizable value is estimated on the realistic basis. In regard to the secured portion, provision may be made on the following basis at the rates ranging from 25% to 100% of the secured portion depending upon the period for which the asset has remained doubtful. ठीक है, सो अगर डाउटफुल असेट्स की बात करें तो इसमें जो है 100% जो है वो कवरेज होगा. 100% जो पूरा अमाउंट है उसका 100% कवरेज रहेगा. और अगर हम सिक्योर्ड पोर्शन की बात करें तो इसमें 25% जो है 25% से लेकर 25% से लेकर 100% तक का जो है वो रेंज डिफर करेगी इन सिक्योर्ड पोर्शन. ठीक है, और बाकी जो है 100% of the secured portion depending upon the period for which the asset has remained doubtful. ठीक है, जिस भी पीरियड के लिए वो डाउटफुल रहा है उसमें जो है 25 to 100% जो रेंज है उसमें कंसिडरेशन रहता है. ठीक है, नाउ प्रोविजनिंग नॉर्म्स फॉर द एसेट्स. अब प्रोविजनिंग कैसे की जाती है. सो पीरियड फॉर विच द एडवांस हैज रिमेन्ड इन डाउटफुल कैटेगरी एंड प्रोविजन रिक्वायरमेंट. कितना परसेंट का प्रोविजन रिक्वायरमेंट है. अगर मान लीजिए कोई भी एसेट है जो कि 1 साल तक डाउटफुल एसेट्स में रहता है तो उसका प्रोविजन जो है वो 25% का रिक्वायरमेंट होगा. इफ 1 to 3 ईयर्स का जो है टाइम पीरियड है तो ऐसे केस में 40% जो है प्रोविजनिंग इज रिक्वायर्ड. एंड अगर मोर देन 30% है, दैट मीन्स 30% टू 3 ईयर्स, आई एम सो सॉरी, मोर देन 3 ईयर्स. तो अगर 3 ईयर्स से ज्यादा है तो 3 ईयर से ज्यादा अगर कोई भी टाइम पीरियड है तो इसमें 100% का क्या रहेगा, प्रोविजन की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो ये जो प्रोविजन के बार्स हैं आप लोगों को पता होना चाहिए. कोई भी जो डाउटफुल एसेट है उसके जो प्रोविजंस वो कितने रहते हैं. ठीक है, दैट मीन्स अगर अप टू 1 ईयर रहेगा तो वो 25% प्रोविजनिंग हो जाएगी. 1 to 3 ईयर्स रहा तो 40% प्रोविजनिंग हो गई. और अगर मोर देन 3 ईयर्स है तो ऐसे केस में 100% प्रोविजनिंग रहेगी. ठीक है, नाउ सबस्टैंडर्ड एसेट्स की अगर बात की जाए, so the general provision of 15% on total outstanding should be made without making any allowance for ECGC guarantee कवर एंड सिक्योरिटी अवेलेबल. ठीक है, सिक्योरिटीज अवेलेबल. तो एक जो है सब स्टैंडर्ड असेट्स में एक जनरल प्रोविजन 15% का प्रोवाइड किया जाता है. इसमें कोई भी काइंड ऑफ ECGC गारंटीज को कवर नहीं किया जाता है. ठीक है, दैट मीन्स ये जो क्रेडिट गारंटी है ये प्रोवाइड नहीं, मतलब कि इसे जो है कंसिडर नहीं करेंगे हम इस 15% में. ठीक है, the unsecured exposures which are identified as substandard would attract additional provision of 10%, that is a total of 25% of the outstanding balance. ठीक है,
जो भी अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है उसमें 25% का प्रोविजन लेंगे, 15% ये जनरल प्रोविजन वाला और उसमें 10% और ऐड कर दिया जाएगा। However, in case of infrastructure loan accounts, if banks have in place an appropriate mechanism to escrow the cash flows and also have a clear and legal first claim on these cash flows which are classified as substandard, the total provisioning requirement is 20% instead of 25%। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कोई भी अनसिक्योर्ड जो एक्सप्लोजर्स हैं उसके लिए 25% का प्रोविजन है, लेकिन अगर मान लो कि कोई भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लोन प्रोवाइड किया गया है एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स प्रोवाइड किए हैं तो उसमें जो है एक बैंक के पास में अगर किसी भी उस पर्टिकुलर कंपनी या बोरोवर के जो कैश फ्लोज है वो अगर अवेलेबल हो और अगर उन कैश फ्लोज पर बैंक का जो है फर्स्ट क्या हो, फर्स्ट जो हक है हम बोल सकते हैं वो अगर बैंक का हो, तो ऐसे केस में ये जो 25% है ये कम हो जाता है 20% पर। सिर्फ ऐसे लोन्स के लिए जहां पर जो है कैश फ्लो पर क्या है, एक जो है फर्स्ट हैंड रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्लेम जो है वो बैंक का रहेगा, तो ऐसे केस में 20% प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, then the provisioning requirement for unsecured doubtful asset is 100%। अगर कोई भी unsecured doubtful asset है तो ऐसे केस में जो प्रोविजन है वो 100% रहेगा। Unsecured exposure is defined as an exposure where the realizable value of the security as assessed by bank approved valuers, reserve banks, inspecting officers is not more than 10% ab initio of the outstanding exposure। ठीक है, तो बेसिकली अनसिक्योर्ड एक्सपोजर किसे कहा जाता है, तो ये वो एक्सपोजर होता है जो जिसमें कि जो रिलायजेबल वैल्यू है किसी भी सिक्योरिटी की वो जो है वो 10% से ज्यादा नहीं होती। 10% किससे, जो भी बैंक या अप्रूव्ड वैल्यूअर्स या फिर आरबीआई ने इंस्पेक्ट करके बताया कि इतनी वैल्यू है, लेकिन जो है वो अगर 10% से ज्यादा जो है उसकी रिलायजेबल वैल्यू नहीं निकल रही है तो उसे अनसिक्योर्ड एक्सपोजर कहा जाता है। ठीक है, सो एक्सपोजर शॉल इंक्लूड ऑल फंडेड एंड नॉन फंडेड एक्सपोजर्स इंक्लूडिंग अंडरराइटिंग एंड सिमिलर कमिटमेंट्स। प्लस जो है सिक्योरिटी का मतलब भी बताया गया है कि सिक्योरिटी विल मीन टेंजिबल सिक्योरिटी प्रॉपर्ली discharged to the bank and will not include intangible securities like guarantees, comfort letters etc। ठीक है, तो सिक्योरिटी क्या हो गई, वो कोई भी टेंजिबल सिक्योरिटी हो जाएगी जो कि प्रॉपर्ली डिस्चार्ज की जाती है बाय दी बैंक और जिसमें जो है कोई भी काइंड ऑफ इंटेंजिबल सिक्योरिटी इंक्लूड नहीं की गई है, जैसे कि गारंटी, कंफर्ट लेटर्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें एक शॉर्ट में सिक्योरिटी की भी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। देन स्टैंडर्ड एसेट्स अगर हम बोले, हमने देखो डाउटफुल देख लिया, लॉस एसेट्स देख लिया, सब स्टैंडर्ड एसेट्स देख लिया, अब स्टैंडर्ड एसेट्स को समझते हैं। सो बैंक्स शुड मेक अ जनरल प्रोविजन फॉर स्टैंडर्ड एसेट्स एट द फॉलोइंग रेट फॉर द फंडेड आउटस्टैंडिंग ऑन ग्लोबल लोन पोर्टफोलियो बेसिस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड एसेट्स में कैसे जो है क्या किया जाएगा, प्रोविजनिंग की जाती है। सो डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चरल एंड एसएमई सेक्टर्स एट 0.2%। एसएमई सेक्टर और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उन्हें डायरेक्टली क्या किया जाएगा, एडवांसेस प्रोवाइड किए जाएंगे 0.25% के लिए। उसके बाद में एडवांसेस टू कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर एट 1%। जो कमर्शियल रियल इस्टेट सेक्टर है उसे 1% पर एडवांसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, देखिए या 1% का हम बोल रहे हैं प्रोविजन है, यहाँ से ये जो पर्टिकुलर आपके फिगर्स है ये आप लोगों को याद रखने हैं कि अगर स्टैंडर्ड एसेट है कोई तो उसमें कैसे जो है प्रोविजन रहेगा। एक जनरल प्रोविजन हम यहाँ पर देख रहे हैं, एडवांसेस टू कमर्शियल रियल इस्टेट रेसिडेंशियल हाउसिंग सेक्टर दैट इज CRERH, तो इसमें प्रोविजन हो जाएगा 0.75% का। देन हाउसिंग लोन्स एक्सटेंडेड एट टीजर रेट एट 2% initially and reduced to 0.40% 1 year after the rate is reset to higher rates and restructured advances indicated for these। ठीक है, सो अगर कोई भी हाउसिंग लोन है जो कि टीजर रेट्स पर एक्सटेंड किया जाता है तो इनिशियली उस पर 2% का प्रोविजन, देन अगर फिर जो है उसके बाद में जो है सब्सिक्वेंटली वो जो फिगर है या ये जो प्रोविजन है ये कम कर दिया जाता है तो 0.40%। ठीक है,
Then all other advances not included in A to D above at 0.40%. ठीक है, जो भी एडवांसेस हमने अभी देखे A से लेकर D तक में अगर वो एडवांसेस नहीं कंसिडर हो रहे हैं या उनका नाम वहां पर नहीं आया तो उस पर जो प्रोविजन है वो 0.40% रहेगा. As regards the additional facilities sanctioned as per the package finalized by BIFR and or term lending institutions, provisions on additional facilities sanctioned need not be made for a period of 1 year from the date of disbursement. ठीक है, अगर कोई भी एडिशनल फैसिलिटी सैंक्शन की गई है इस पैकेज में अकॉर्डिंग टू BIRF, तो ऐसे केस में जो है कोई भी काइंड ऑफ जो है ये काइंड ऑफ जो भी एडिशनल फैसिलिटीज है उसका डिसबर्समेंट 1 साल से ज्यादा तक हम नहीं देखेंगे. एडवांसेस अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट्स, NSCs एलिजिबल फॉर सरेंडर, IVPs, KVPs and life policies would attract provisioning requirement as applicable to their asset classification status. However, assets against gold ornaments, gold securities and all other kinds of securities are not exempted from provisioning requirements. ठीक है, जैसे हमने NPA में देखा था इन दोनों को, वैसे ही सेम केस में हम प्रोविजनिंग में भी इन दोनों के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं वो देखते हैं. Then advances covered by ECGC guarantee. Now ECGC guarantee में जो भी advances covered है उनका क्या होगा? So in the cases of that is basically export credit guarantee. ठीक है, so in the case of advances classified as doubtful and guaranteed by ECGC, provision should be made only for the balance in excess of the amount guaranteed by the कॉर्पोरेशन. ठीक है, सो क्या होगा कि जितने की जो है गारंटी प्रोवाइड की है ECGC ने, इसके अलावा जो भी एक्सटेंट है या ठीक है या उसके अलावा जो एक्सेस बचा है, जैसे कि मान लीजिए एक लोन लेते हैं हम 50 लाख का. ठीक है, एक लोन लेते हैं 50 लाख का. नाउ लेट्स से फॉर एन एग्जांपल इसमें से 10 लाख जो है इसकी गारंटी किसने दी? ECGC ने. बचा कितना 10 लाख के अलावा? तो वो बच गया आपके पास में 40 लाख रुपीस. तो अब जो है जो भी प्रोविजंस है वो सिर्फ और सिर्फ इस 40 लाख पर कंसिडर किए जाएंगे, ये इस 10 लाख पर नहीं किए जाएंगे. ठीक है, तो जितना भी अमाउंट जो है वो एक्सेस जाता है ECGC की गारंटी से, उसी पर जो है प्रोविजंस कंसिडर किए जाते हैं. Further, while arriving at the provisions required for doubtful assets, realizable value of the securities must first be deducted from the outstanding balance in respect of the amount guaranteed by the corporation and then provision made. ठीक है, तो जो भी इन प्रोविजंस पर आने से पहले जो कि डाउटफुल असेट्स के लिए जो भी प्रोविजंस हैं उन पर जो है आने के पहले जो रिलायजेबल वैल्यू है सिक्योरिटी की वो पहले डिडक्ट करनी होगी फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय द कॉर्पोरेशन. ठीक है, जो भी कॉर्पोरेशन ने जितना भी गारंटी किया उसमें से भी जो है उस पर्टिकुलर के लिए सब्सिक्वेंटली जितनी भी मार्केट वैल्यू है, रियलाइजिंग वैल्यू है, उसको माइनस करके डिडक्ट करके और फिर जो है वेरियस जो चीजें हैं वो देखी जाएगी. दैट मीन्स प्रोविजंस बनाया जाएगा. नाउ एडवांसेस कवर्ड बाय DICGC, दैट इज डिपॉजिट इंश्योर्ड एंड क्रेडिट गारंटी, राइट. So in case of advances covered by DICGC guarantee becomes non-performing, no provision need to be made towards the guaranteed portion. सेम चीज जो अभी हमने ECGC में देखा कि जो भी गारंटीड पोर्शन है उसके लिए प्रोविजंस नहीं बनाए जाएंगे. द अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन एक्सेस ऑफ द गारंटीड पोर्शन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एज पर द एक्सटेंट गाइडलाइंस ऑन प्रोविजनिंग फॉर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. ठीक है, जितना भी अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एक्सेस में उन पर जो है प्रोविजंस कंसिडर किए जाते हैं. नाउ प्रोविजनिंग फॉर कंट्री रिस्क. अब कंट्री के रिस्क के लिए कितना प्रोविजन होगा? सो बैंक शैल मेक प्रोविजंस विद इफेक्ट फ्रॉम द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2003 on the net funded country exposures on the graded scale ranging from 0.25 to 100% according to the risk categories mentioned below. अब जो है रिस्क कैटेगरीज के हिसाब से जो है ये प्रोविजंस डिफर करेंगे फ्रॉम 0.25 to 100%, और ये कंट्री रिस्क पर है कि कंट्री को कितना रिस्क या कंट्री के जो है ओवरऑल फंक्शनिंग में कितना जो है
प्रॉब्लम्स होंगी ना। अगर रिस्क कैटेगरी देखें एंड ईसीजीसी क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे एंड ऑल्सो गोज टू दी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ईसीजीसी कैटेगरी में A1, A2, B1, B2, C1, C2 एंड D दिया है। बेसिकली ये है क्या, ये जो नंबर्स हैं या ये जो हमारे ग्रेड्स हैं ये कैसे हैं। अब देखो सिंपल सी चीज है कि जब भी हमें जो है स्कूल्स में ग्रेड मिलते थे तो A ग्रेड इज द बेस्ट वन एंड द D एंड E ग्रेड आर द वर्स्ट वन, राइट, इसी ऐसे ही कंसिडर करते थे। सेम गोज टू हेयर कि अगर A है, A1 है, दैट मीन्स A+ जिसको हम कभी बोलते थे, तो A1 है तो ये जो है इसमें रिस्क फैक्टर कम है, वहीं A2 है तो A1 से ज्यादा रिस्क फैक्टर है। वहीं हम D पे चले जाएं तो इसमें जो है रिस्क फैक्टर जो है वो एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर क्लासिफाई किया जाता है वेरियस काइंड ऑफ जो लोन्स वगैरह हैं, एडवांसेस वगैरह हैं। अब रिस्क कैटेगरी अगर हम देखें इनसिग्निफिकेंट है, A1 जो है क्लासिफिकेशन में आती है, तो ऐसे में जो प्रोविजन रिक्वायरमेंट है वो 0.25% होगा। अगर जो है रिस्क कैटेगरी लो में आ रही है, लो रिस्क है और A2 जो है क्लासिफिकेशन है ईसीजीसी का, तो ऐसे केस में भी 0.25 जो है ये परसेंटेज प्रोविजन का रहेगा। अगर मॉडरेट रिस्क है, B1 कैटेगरी में आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर 5% हो गया, 0.25 से देखिए 5% हाइक हो गया, ठीक है। अगर हाई रिस्क है और B2 कैटेगरी में आ रही है तो ऐसे केस में 20% का प्रोविजन। देन इससे आगे चलते हैं, वेरी हाई रिस्क है, C1 कैटेगरी में आ रही है, तो ऐसे केस में 25% का जो है प्रोविजन बोला गया है। और अगर रेस्ट्रिक्टेड जो है रिस्क कैटेगरी या रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में देख रहे हैं, C2 कैटेगरी है, तो यहाँ पर हो गया 100% का प्रोविजन, प्लस अगर ऑफ क्रेडिट जा रहे हैं कोई एडवांसेस और डी जो है उन्हें ग्रेड मिला या डी जो है लेवल पर क्लासिफाई किया गया है, तो ऐसे केस में भी 100% क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन का हमारा टेबल है इसे आपको ध्यान रखना है कि रिस्क कैटेगरी एंड ईसीजीसी क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट कितनी रहेगी, ठीक है। So to begin with, banks shall make provisions as per the ECGC country risk classification. So basically जो सारी बैंक्स हैं उन्हें अपनी ये जो ECGC country risk classification है, that means जो हम लोग ये देख कर आए इसी के अकॉर्डिंग जो है अपना जो प्रॉपर प्रोविजंस है वो बनाने रहेंगे। Banks are expected to gradually evolve and switch over to their own system of country risk classification, culminating in fuller understanding of country risk and its management, ठीक है। अब इनिशियली तो जो है बैंक ईसीजीसी कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन को कंसिडर करेंगी, लेकिन आफ्टर दैट जब बैंक्स को जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा, बैंक्स को जो है ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, तो उसके बाद में बैंक्स जो है वो अपना खुद का कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन जो है वो बना सकती है एंड अकॉर्डिंगली उसी की हेल्प से या उसी के अकॉर्डिंग जो है वेरियस जो प्रोविजंस है वो बना सकती हैं, ठीक है। देन फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनके जो रेजोल्यूशन के लिए क्या फ्रेमवर्क फॉलो किया जाएगा। सो रिजर्व बैंक वाइड सर्कुलर dated 7th June 2019 has issued the prudential framework for resolution of stressed assets by banks in the wake of the judgment of the Honorable Supreme Court of India. The fundamental principles underlying the regulatory approach for resolution of stressed assets are as under, ठीक है। अब stressed assets के जो resolution है या जो पूरा framework है वो एट प्रेजेंट रिसेंटली कब जो है ये बताया गया, सर्कुलर डेटेड 7th of June 2019, ठीक है। और इसमें जो है स्ट्रेस्ड असेट्स जो है बैंक्स के उनके फ्रेमवर्क का रेजोल्यूशन है और ये जो जजमेंट है ये दिया गया था बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब क्या क्या ये रेजोल्यूशंस है उन्हें हम लोग देख लेते हैं। So early recognition and reporting of default in respect of large borrowers by banks, FIs and NBFCs, ठीक है। So NBFCs, ठीक है, वो NBFCs होगा वो। सो अर्ली जो है रिकॉग्निशन करना और रिपोर्ट करना जो भी डिफॉल्ट हुआ है लार्ज बोरोअर्स के केस में बैंक्स के थ्रू, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एनबीएफसीज में, ठीक है, जो भी लार्ज बोरोअर्स है उनका जो भी है अर्ली रिकॉग्निशन एंड जो रिपोर्टिंग है उस डिफॉल्ट का वो करना रहेगा। Complete discretion of lenders with regard to design and implementation of resolution plans in supersession of early resolution schemes S4A, SDAR
525 एक्सेट्रा, ठीक है। जो वेरियस ये रेजोल्यूशन स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स के अंडर जो है वेरियस प्रोविजंस रहते हैं जिनमें हमें बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ रेजोल्यूशन स्कीम्स हैं, इनकी हेल्प से जो है प्रॉपर जो भी इंप्लीमेंटेशन है रेजोल्यूशन प्लान का वो किया जाएगा, सब्जेक्ट टू द स्पेसिफाइड टाइमलाइन एंड इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवैल्यूएशन, ठीक है। सब्जेक्टेड टाइमलाइन और जो इंडिपेंडेंट जो क्रेडिट इवैल्यूएशन है उसकी हेल्प से। अब ये जो प्रॉपर यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज किया गया और उन्हें रिपोर्ट किया गया। उसके बाद में जो है कंप्लीट डिस्कशन किया गया टू लेंडर्स विद रिगार्ड टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, और वो इन वेरियस स्कीम्स में से ही कुछ होगा, ठीक है, कि इन स्कीम्स के अकॉर्डिंग या इस पर्टिकुलर जो है फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, रेजोल्यूशन किया जाता है। अ सिस्टम ऑफ डिसइंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल प्रोविजनिंग फॉर डिले इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान और इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, ठीक है। सो विड्रॉल ऑफ एसेट क्लासिफिकेशन डिस्पेंशंस ऑन रीस्ट्रक्चरिंग, जो भी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो भी एसेट क्लासिफिकेशन है उन्हें क्या कर दो, विड्रॉ कर दो, अगर ऐसे कोई एसेट्स हो रहे हैं तो, ठीक है, जिनमें हमें डिफॉल्ट देखने को मिल रहा है। फर्दर अपग्रेड्स टू द कंटिंजेंट ऑन अ मीनिंगफुल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस for a reasonable period. For the purpose of restructuring, the definition of financial difficulty to be aligned with guidelines issued by Basel Committee of Banking Supervision, ठीक है। Basel norms आप लोगों ने काफी सुने भी होंगे कि हाँ Basel norms कुछ होते हैं, इनके बारे में आप जो आगे आपकी जो लीगल फ्रेमवर्क और ये सारे हैं उनमें आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने भी वाले हैं इन सारे नॉर्म्स को। सो जो भी पर्पस जो रीस्ट्रक्चरिंग के पर्पस से जो फाइनेंशियल डिफिकल्टी की डेफिनेशन है वो अलाइन होनी चाहिए बेजल नॉर्म्स या बेजल कमिटी ने जो दी है उसके अकॉर्डिंग। साइनिंग ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट दैट इज ICA by all lenders to be mandatory which will provide for a majority decision making criteria, ठीक है। जो सारे इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है उसमें सारे लेंडर्स के साइन होने चाहिए ताकि जो है बेटर जो डिसीजंस है वो बनाए जा सके, और सारे ही अगर लेंडर्स की जो है एक साथ में अगर उनका एक कंप्लीट डिसीजन होगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा उसे एग्जीक्यूट करना भी। नाउ की पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क आर लिस्टेड बिलो। जो रिवाइज्ड फ्रेमवर्क है उसके जो की पॉइंट्स है वो कुछ यहाँ पर है। एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी, ये जो पूरा फ्रेमवर्क है, जो पूरा रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में ये आता है। सो द प्रोविजंस फॉर दीज डायरेक्शंस शॉल अप्लाई टू द फॉलोइंग एंटिटीज, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स दैट इज एक्सक्लूडिंग RRBs, रीजनल रूरल बैंक्स, यहाँ पर जो है सारी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आ जाएगी RRB को एक्सक्लूड करके। ऑल इंडिया टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड, NHB, एग्जिम बैंक एंड सिडबी, ये सारे भी जो है इसके अंडर कंसिडर होंगे। स्मॉल फाइनेंसेस बैंक्स जो है इनमें भी एप्लीकेबिलिटी है। सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फैमिली कंपनी फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज NBFC, NDSI एंड डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज दैट इज NBFCD, ठीक है। ये सारी जगहों पर जो है ये जो प्रोविजंस है ये एप्लीकेबल रहेंगे इन सारे जो वेरियस इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें। नाउ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा रेजोल्यूशन प्लान का। सो ऑल लेंडर्स इंक्लूडिंग SCBs दैट इज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स विल गेट 30 days to review the borrower account on default and decide on the resolution strategy including the nature of the RP and the that is resolution process या resolution plan and the approach for its implementation। तो बेसिकली जो है 30 days जो है ये सारे ही लेंडर्स को मिलेंगे कि 30 डेज में वो सारी चीजें रिव्यू करे, सारी कुछ जो चीजें हैं जो भी स्ट्रैटेजी वगैरह है वो भी बनाए और जो है प्रॉपर जो रेजोल्यूशन प्लान है वो बना ले और फिर अप्रोच करे इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो ये 30 डेज में जो है सारे लेंडर्स को अप्लाई करना रहेगा। In cases where the RP, that is resolution plan, is to be implemented, all lenders will have to enter into an inter-creditor agreement, that is ICA, for the resolution of stressed assets during the review period to provide for ground rules for finalization and implementation of RP in respect of borrowers with credit facilities from one
फ्रॉम मोर देन वन लेंडर, ठीक है। अब अगर कोई भी एक लोन है जिसमें एक से ज्यादा लेंडर देखने को मिल रहे हैं, दैट इज जो हमने पढ़ा भी था कंसोर्टियम वाला, कंसोर्टियम एडवांसेस जो हमने देखे थे। तो अगर ऐसे कोई एडवांसेस है, ऐसे कोई लोन है, तो जो सारे लेंडर्स हैं वो सारे ही लेंडर्स जो है वो साथ में क्या बनाएंगे, रेजोल्यूशन प्लान बनाएंगे, और उस रेजोल्यूशन प्लान पे सारे लेंडर्स के साइन होना जरूरी है। अगर एक भी लेंडर का साइन नहीं है तो उसका मतलब ये है कि वो लेंडर जो है वो इन सारी चीजों से, ये जो पूरी प्लान है या ये जो पूरा प्रोसेस होगा रेजोल्यूशन से, उससे वो जो है सहमत नहीं है, राइट, उसका यही मतलब होगा। लेकिन अगर सभी लोग एग्री कर रहे हैं, सारे लेंडर्स एग्री कर रहे हैं, दैट मींस सबके साइन होंगे, और अगर सारे लेंडर्स एग्री कर रहे हैं तो ही वो रेजोल्यूशन प्लान जो है वो अप्लाई हो सकता है इन केस ऑफ मोर देन वन लेंडर्स, ठीक है। अंडर द आईसीए दैट इज इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ठीक है, और ये इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट बोलेंगे इस रेजोल्यूशन प्लान में जो हम ले रहे हैं। सो अंडर द आईसीए एनी डिसीजन एग्रीड टू बाय द लेंडर्स रिप्रेजेंटिंग 75% of total outstanding credit facilities by value and 60% by number will be binding upon the lenders, ठीक है। तो अब रेजोल्यूशन में जो है 75% जो है वो टोटल आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फैसिलिटी का जो है वो कंसिडर किया जाएगा, एंड 60% जो है वो नंबर्स में अगर हम लोग देखें तो इन केसेस वेयर द एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ द बोरोअर टू लेंडर इज 2000 crores and above, the RP, that is resolution plan, has to be implemented within the 180 days from the end of the review period with reference date set as June 7, 2019, ठीक है। तो अगर कोई भी जो लोन है वो अगर 2000 जो है सीआर से अगर अबव का जाता है, ठीक है, 2000 करोड़ से अगर ज्यादा का है, तो ऐसे केस में सारी लेंडर्स को 180 डेज का टाइम पीरियड दिया है। दैट मींस 30 डेज नहीं, अब उनके पास में 180 डेज है, और वो 180 डेज में डिसाइड करेंगे कि कैसे जो है पूरा ये रेजोल्यूशन करना है, पूरा जो रेजोल्यूशन प्लान है वो बनाया जाएगा, और उसके लिए 180 डेज प्रोवाइड किए जाएंगे। इन केस ऑफ बोरोअर्स इन द 1500 crore in case of borrowers in the 1500 crore and above but less than 2000 crore category, the reference date is July 1, 2020, ठीक है। तो जो भी 1500 सीआर से ज्यादा का लोन एंड 2000 सीआर से कम का लोन, इन दोनों के बीच का जो बार है, तो इसमें जो रेफरेंस डेट ली जाएगी दैट वुड बी January 1, 2020. The reference date for less than 1500 crores category will be announced in the due कोर्स, ठीक है। अब इसकी जो है जो भी ड्यू कोर्स रहेगा उसमें अनाउंस कर दी जाएगी जो भी रेफरेंस डेट रहेगी वो। Then implementation conditions of RP, that is implementation conditions for resolution plan. So RP is involving restructuring, change in ownership in respect of accounts where the aggregate exposure of lenders is rupees 100 crores and above shall require independent credit evaluation, that is ICE, of the residual debt by credit rating agencies, that is CRAs, specifically authorized by the Reserve Bank of India या Reserve Bank for this purpose, ठीक है। तो वो सारे RPs जिसमें कि restructuring involve है या कोई भी ownership में change involve है in respect of the accounts where the aggregate exposure of lender is rupees 100 crores and above, ठीक है। इसमें हमने क्या बाल लिया है 100 crores and above का, तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्रेडिट एवोल्यूशन के हिसाब से क्या होंगे, इनकी जो पूरी रेसिडुअल डेप्थ है वो रिकवर की जाएगी ऑफ द रेसिडुअल डेप्थ बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का भी काम हो जाएगा, स्पेशली अथोराइज्ड बाय रिजर्व बैंक। सो इस वे से जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करना रहेगा। सो व्हाइल अकाउंट्स with aggregate exposure of 500 crores and above shall require 2 such ICEs, others shall require 1 ICE, ठीक है। 500 CR से अगर अबव के कोई जो है एडवांसेस हैं तो उसमें जो है 2 ICE, दैट इज इंडिपेंडेंट क्रेडिट इवोल्यूशन की जरूरत है। प्रॉपर इवोल्यूशन होगा बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। तो 2 क्रेडिट जो है इवोल्यूशन की जरूरत रहेगी, और अगर 500 CR से कम वाले कोई लोन्स है तो उसमें 1 ICE जो है ये सफिशिएंट है। Only such IRPs which receive a credit opinion of RP4 or better for residual depth from 1 or 2 CRAs as the case may be shall be considered for implementation.
अब ये जो CRAs है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, ये वेरियस क्या देंगी, जो है इवैल्यूएशन करने के बाद में वेरियस ओपिनियन जो है प्रोवाइड करेगी, भाई लोन वगैरह कैसा है, रेसिडुअल डेप्थ कैसा क्या रहेगा, ये सारा। तो अगर वो जो है RP4 या फिर इससे बेटर कोई टाइटल देती है तो फिर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चालू हो जाएगा, अदरवाइज जो है इम्प्लीमेंटेशन रुक जाएगा, ठीक है। देन डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्रोसेस, अगर जो है ये जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है अगर इसमें डिलेड इम्प्लीमेंटेशन है तो फिर क्या केस है, सो इफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RP क्रॉसेस द स्टिपुलेटेड 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ द रिव्यू पीरियड, लेंडर्स हैव टू मेक एडिशनल प्रोविजन ऑफ 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन, ठीक है। 180 डेज जो कि बोला गया था, अगर उससे ज्यादा, अगर 180 डेज से ज्यादा जो है इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, ज्यादा टाइम हो गया और अभी तक इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में जो है 20% का एडिशनल प्रोविजन जो है आउटस्टैंडिंग लोन पर ये लेंडर्स को जो है बनाना पड़ेगा, ठीक है। इन दिस टाइम, इफ दिस टाइमलाइन एक्सीड्स 365 days, दे हैव टू मेक अ फर्दर प्रोविजन ऑफ 15%। अगर ये 365 डेज का क्या हो जाए, अगर 365 डेज को ये एक्सटेंड कर जाए तो इस 20% के अलावा ये 15% और ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स इन टोटल 35%, हम बोलेंगे कि 35% का जो है प्रोविजन उसमें आ जाएगा। These additional provisions are over and above the provisions already held or the provisions required to be made as per the asset classification status of the borrower account. For more details, please refer RBI notification RBI 2018-19, 203, DRB number BPBC 45 21.04.048 2018-19 डेटेड 7 जून 2019, ठीक है। अब ये जो है ये RBI नोटिफिकेशन, इसे ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी एज सच जो है बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के पास में है तो काफी आपके एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं रहेगी जब हम बात कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की। ऑल राइट, सो आई गेस नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीनिंग, इट्स जो है वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ द असेट्स, वेरियस प्रोविजंस, और भी जो हमने ये चीजें देखी कि रेजोल्यूशन प्लान वगैरह क्या होगा, ये सारी चीजें, तो आई गेस कि ये सब कुछ जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग जो है अपने इस वाले टॉपिक के एंड पर आ जाते हैं, लेकिन इसे एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि ये जो हमारे सारे वीडियोस हैं ये आप लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको गूगल ओपन करना है, वहां आपको सर्च करना है www.magnetbrains.com, तो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब आप इसे स्क्रॉल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको वेरियस कोर्सेज के ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से एक कोर्स है आपके पास में जॉब कैब। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट जो है ये ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास में जो है जॉब कैब महापैक एंड जॉब जो है कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इनके वॉच नाउ सेक्शन पर जाइए, वॉच नाउ पर क्लिक करने से जो वेरियस टॉपिक्स की लिस्ट है वो आपके सामने विजिबल हो जाएंगी। उनमें से आपको जिस भी टॉपिक को एक्सेस करना है, जिस भी टॉपिक को रेफरेंस लेना है वो आप कर सकते हैं एंड जो है आपका उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। विद दिस आई होप सो कि आप लोगों को ये जो सारी चीजें हैं अच्छे से क्लियर हो गई है। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन, आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।